यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 2 कॉमर्स के अंदर जो हमारा यूनिट नंबर 10 है, दैट इज द इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। ये जो अपना बुक है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का, इसको आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या, इनफैक्ट हम रिवाइज करेंगे। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि इस यूनिट में जो हमारा यूनिट नंबर 10 है, इसके अंदर टोटल मिला के जो सिलेबस था उसको हम लोगों ने बाइफरकेट किया हुआ है 21 चैप्टर्स के अंदर। तो जो अपना यूनिट नंबर 10 है, दैट इज द इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर है वो है चैप्टर कितने, 21। ये जो 21 चैप्टर जो हमने करे, लगभग हमने इस 21 चैप्टर के ऊपर शायद कोई 50 लेक्चर हमने लगाए थे। ओके, तो उन लेक्चर्स को अब हम जो है वो 3 लेक्चर के अंदर रिवाइज करेंगे। इसका मतलब ये है, ये 21 चैप्टर जो हमने पढ़े थे, इन 21 चैप्टर को 3 हम लेक्चर के अंदर जो पूरा का पूरा क्या करने वाले, रिवाइज करने वाले हैं। आज जो है पार्ट 1, इसके अंदर हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 1 दैट इज द इनकम टैक्स का बेसिक और इनकम टैक्स रेट वाला, चैप्टर नंबर 3 रेजिडेंशियल स्टेटस, चैप्टर नंबर 5 दैट इज द इनकम फ्रॉम सैलरी, चैप्टर नंबर 6 दैट इज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, चैप्टर नंबर 10 दैट इज द डिडक्शन, चैप्टर नंबर 20 जो है आपका एडवांस टैक्स, और चैप्टर नंबर 21 जो है असेसमेंट प्रोसीजर का। ये हम आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो चैप्टर है उनको हम पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर जो है वो करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो वो क्या करने वाले हैं, हम लोग पूरा का पूरा जो हमारा इनकम टैक्स का जो हमारा बुक है, इसको हम लोग जो वो 3 चैप्टर के अंदर 3 अलग अलग लेक्चर्स के अंदर जो वो क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ये 3 लेक्चर आप लगा लीजिए, इसको पेपर में जाने से पहले कम से कम 2 बार लगा लेना। पूरा का पूरा इनकम टैक्स में जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सारे के सारे यहां पे कवर हो जाएंगे। जो मैं आपको करवा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपको यहां से आउट नहीं मिलेगा। 10 क्वेश्चन आपके इनकम टैक्स के एग्जाम के अंदर आएंगे, 10 के 10 क्वेश्चन इन्हीं 3 लेक्चर में से आने वाले हैं। ये 3 लेक्चर अगर आपने बढ़िया तरीके से कर लिए, पूरे के पूरे 10 जो क्वेश्चन है आपके, मतलब 20 नंबर आपके जो बिल्कुल बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है ना। स्टडी मेट से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। और जो एमसीक्यूज आपको मैंने ऑलरेडी करवाए हुए हैं, वो एमसीक्यूज आप कर लेना इनकम टैक्स के, वो तो भाई सोने पे सुहागा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ आपको सारा कॉन्सेप्ट पता है, उन कॉन्सेप्ट की जो एप्लीकेबिलिटी है वो क्वेश्चंस के अंदर हो रही है, आपको क्वेश्चंस पता है, बात बन गई। उसके अलावा बचा क्या, जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे और पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो वैसे ही होंगे जैसे आप ऑलरेडी अटेम्प्ट करके आए हुए हो, ठीक है ना। और जो एमसीक्यूज हमने हमारी एप्लीकेशन जो हमारी मोबाइल ऐप है मोहित शर्मा क्लासेस, वहां पे जो मैंने एमसीक्यूज लगभग हर यूनिट के 250 क्वेश्चन जो मैंने वहां पे डाल रखे हैं विद सॉल्यूशन, उनको जरूर करके जाना। मैं वही बोल रहा हूं, जो बच्चा ये एमसीक्यूज लगा जाएगा और जो डिवीजन वीडियो कर जाएगा, भाई तुम्हारा जेआरएफ 100% जो है वो श्योर है कि आपका होगा ही होगा, ठीक है ना। चलो अब हम जो ज्यादा बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग जो वो काम करेंगे, क्योंकि आज वैसे भी 2 तारीख जो है वो हो चुकी है और एग्जाम है 18 को। तो अब 2 तारीख से लेकर के हमारा एजेंडा जो ये रहने वाला है कि आज संडे है, तो नेक्स्ट संडे तक हम लोग जो है वो सारा का सारा पेपर नंबर 2 का जो कॉमर्स का है, ओके, और इसका रिवीजन प्लस में इसके बढ़िया बढ़िया एमसीक्यूज वो सारे के सारे हम लोग जो है वो लगा ले। वैसे तो बहुत सारे एमसीक्यूज हमने एप्लीकेशन पे ऑलरेडी डाल दिए, ठीक है, उनका वीडियो भी डाल दिया एक्सप्लेनेशन के साथ में, आप उसको कर लीजिएगा। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम लोग जो है इन दिनों के अंदर जो है, मतलब ये वीक में हम लोग जो है वो रेगुलर यूट्यूब के ऊपर जो है वो 2 मतलब एप्लीकेशन पे तो वीडियो आ ही रही है, ओके। अब मैं YouTube के ऊपर भी जो है डालूंगा, क्योंकि जिन बच्चों ने मुझसे कोर्स नहीं लिया हुआ तो आपको भी हेल्प हो जाए, आप एग्जाम में जाएं। अगर आप ये एमसीक्यूज जो मैं आप करवाऊंगा और जो रिवीजन वीडियोस है, अगर आप ये कर जाते हो तो बहुत ज्यादा आपको जो है वो हेल्प मिलने वाली है, ठीक है ना जी। तो आइए हम लोग आज जो स्टार्ट करते हैं हमारी जो इनकम टैक्स की बुक है, इसके चैप्टर नंबर 1 से हम लोग जो शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे होगा, क्योंकि देखो हमने तो काफी टाइम लगा के इसको बहुत ही डिटेल के अंदर जो पढ़ा था, अब हम थोड़ा इसको जो है वो फास्ट ट्रैक पे करेंगे, थोड़ा जल्दी करना है, ओके। तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोग जो है वो 7 चैप्टर्स को जो है वो रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में 6 चैप्टर को और उससे अगली क्लास में 8 चैप्टर को। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो सारे के सारे हमारे 21 चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम जो है वो है इनकम टैक्स रेट। अब इसके अंदर जो भी 2000 हमको जो एग्जाम में पढ़ के जाना है वो पढ़ना है अपने को फाइनेंस एक्ट 2023, जिसका प्रीवियस ईयर जो है वो है 23-24 और जिसका असेसमेंट ईयर जो है वो है 24-25, ठीक है ना। तो हम अपनी ये पूरी की पूरी जो बुक है ये आपके असेसमेंट 24-25 के हिसाब से है, ठीक है ना। तो बिल्कुल एकदम अमेंडमेंट के साथ में, इसके अलावा कुछ भी पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। हर अमेंडमेंट हमने इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी डाली हुई है, चाहे वो सैलरी में है, चाहे वो इनकम टैक्स रेट्स में है, सेक्शन 115 बीएसी में है, हर चीज इसमें डाला हुआ है। चलो शुरुआत करते हैं। देखो शुरुआत के अंदर हमने जो कैसे पढ़ा था, हमने पढ़ा था भाई इनकम टैक्स रेट की अगर बात करते हैं तो टैक्स जो दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट नेचर का टैक्स और एक कौन सा, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जो डायरेक्ट नेचर का टैक्स है वो है आपका इनकम टैक्स
टैक्स और इनडायरेक्ट का जो एग्जांपल है वो है जीएसटी। हमको जो है वो एग्जाम के अंदर पढ़ के जाना होता है इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स एक्ट नहीं, इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ एक बहुत ही वाइड टर्म होती है जिसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट भी आता है, उसके अलावा जो है वो इसमें एनुअल अमेंडमेंट भी आती है, इनकम टैक्स रूल्स भी आते हैं, सर्कुलर क्लैरिफिकेशन भी आती है और साथ में जुडिशरी के डिसीजन भी आते हैं। जो इनकम टैक्स रूल्स है ये क्या है, देखो अपने इंडिया के अंदर इनकम टैक्स को अप्लाई करवाने के लिए जो है उसकी जिम्मेदारी दे रखी है किसको, सीबीडीटी को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है ना। अब जो सीबीडीटी है वो अपना काम किस तरीके से करेगा, तो उसके लिए सीबीडीटी ने अपने फंक्शन के लिए कुछ रूल्स जो है वो जारी कर रखे हैं, उनको बोलते हैं इनकम टैक्स रूल। ये रूल पहली बार 1962 में थे, इसलिए इनको इनकम टैक्स रूल 1962 बोला जाता है, ठीक है जी। फिर कुछ सर्कुलर है, क्लैरिफिकेशन है कि एक स्पेसिफिक, अगर मान लो आपको रूल्स लगाने में या इनकम टैक्स के जो प्रोविजंस है उनको फॉलो करने में अगर कोई भी समस्या आ रही है तो उसके लिए जो है वो सीबीडीटी क्या करता है, टाइम टू टाइम पे जो है वो क्लैरिफिकेशन जो है वो क्या करता है, जारी करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमने ये पढ़ा था किसके पास में पावर है लॉ बनाने का, तो हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो पेरेंट लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास में पावर है क्या करने का, लॉ बनाने का। कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर जो है वो आर्टिकल 246 के हिसाब से जो है वो क्या कर रखी है, डेलीगेट कर रखी है। अब डेलीगेशन है शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट थी, एक था आपका यूनियन, एक था आपका स्टेट और एक थी कौन सी, कंकरेंट। यूनियन लिस्ट के अंदर वो सारे मुद्दे आते हैं जिसके ऊपर कानून बनाने की पावर जो है वो किसके पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोलते पार्लियामेंट के पास में। स्टेट लिस्ट के अंदर वो सारे मुद्दे आते हैं जिसके ऊपर कानून बनाने की पावर जो है वो किसके पास में, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के पास में। और कंकरेंट लिस्ट में जो मुद्दे आते हैं इनके ऊपर कानून बनाने की जो पावर है वो दोनों के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, ठीक है। जो आपकी यूनियन लिस्ट थी इसके अंदर एंट्री नंबर जो 82 था वो था आपका टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो अपने इंडिया के अंदर इनकम टैक्स, ठीक है, मतलब इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का जो पावर है एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ करके वो किसके पास में, वो है जी आपके किसके पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, ठीक है जी। अब हर साल जो अपने इंडिया के अंदर जो एक्ट चलता है इनकम टैक्स के ऊपर वो है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है जी। और हर साल अपने इंडिया के अंदर जो है वो क्या होती है, बजट के थ्रू जो है अमेंडमेंट की जाती है। तो बजट के अंदर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं फाइनेंस बिल। जब बजट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा और जब बजट पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो उसके बाद जो फाइनेंस बिल है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फाइनेंस एक्ट में। तो अपने को एक तो पढ़ के जाना होता है इनकम टैक्स एक्ट और एक पढ़ के जाना होता है फाइनेंस एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी रेट दे रखे होते हैं और फाइनेंस एक्ट के अंदर भी क्या दे रखा होता है, रेट दे रखा होता है। जब कभी भी गवर्नमेंट ने कोई भी अमेंडमेंट करनी होती है, कोई भी फाइनेंशियल नेचर का अमेंडमेंट करनी है तो गवर्नमेंट उसको करती है विद द हेल्प ऑफ द बाय इंट्रोड्यूसिंग द फाइनेंस एक्ट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर कई सारी मिनिस्ट्री है जिसके अंदर एक है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर टोटल मिला के 5 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एंड डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है इसके आगे 2 सबसेट है, एक है सीबीडीटी और एक था सीबीआईसी। सीबीडीटी वो है इंडिया के अंदर जो भी डायरेक्ट नेचर के टैक्सेस है उनके ऊपर जो है वो रूलिंग जो है वो कौन करता है, उनके ऊपर सीबीडीटी है, मेन जो बॉडी है वो क्या है, सीबीडीटी। और जो भी इनडायरेक्ट नेचर के टैक्सेस लाइक जीएसटी इनके ऊपर जो मेन बॉडी है वो है आपका सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक है जी। अब बात करेंगे अपने फाइनेंस एक्ट के बारे में, अपने रेट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये कि अपने को जो पढ़ के जाना है वो पढ़ना फाइनेंस एक्ट 2023 जिसकी प्रीवियस जो है वो है 23-24 और जिसका असेसमेंट है 24-25। सबसे पहले बात करेंगे इंडिविजुअल के टैक्स रेट का। देखो इंडिविजुअल के ऊपर जो टैक्स रेट है वो आपका ओल्ड, जो यहाँ पे बात हो रही है ओल्ड रिजीम की। अब एक अल्टरनेट टैक्स सिस्टम भी जो अपने इंडिया के अंदर है जिसको डील करता है सेक्शन 115BAC, उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। पहले बात करें किसका, जो ओल्ड नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर चलता है उसके बारे में, ठीक है। तो ओल्ड रिजीम के बारे में, ओल्ड रिजीम को अगर हम लेके चलते हैं तो उसके अंदर जो इनकम टैक्स रेट है वो क्या है, तो एक इंडिविजुअल जिसकी उम्र 60 साल से कम है तो उसके लिए जो टैक्स स्लैब है वो क्या है, 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5%, 5 से 10 तक 20 और अबव 10 कितना 30। वही अगर बात करेंगे फीमेल का तो फीमेल के लिए भी सेम रेट है। अब बात करेंगे रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जो वो कौन है, अगर कोई पर्सन, ध्यान देना, अगर कोई पर्सन जिसकी उम्र 60 साल है या 60 साल से ज्यादा लेकिन 80 साल से कम है तो उसके लिए टैक्स स्लैब जो है वो थोड़ा सा अलग है। उसके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 2.5 लाख की जगह कितनी है, 3 लाख। बाकी आगे सब सेम चलेगा। 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक नील है, 3 लाख से 5 लाख तक 5, 5 से 10 तक 20 और 10 से ऊपर 30%। और जो आपका सुपर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन कौन है, जिसकी उम्र जो है वो कितनी 80 साल या 80 साल से क्या ज्यादा है, तो उसके लिए जो टैक्स स्लैब है वो थोड़ा अलग है। तो इनके लिए बेसिकली 0 से लेके 5 लाख रुपए तक जो है वो क्या, मतलब इनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, 5 लाख। तो 5 लाख रुपए तक नील, 5 से 10 लाख रुपए तक 10%, 20% और 10 से ऊपर 30। ये बात ध्यान रखना। ये तो हो गया रेसिडेंट इंडिविजुअल की बात। अगर कोई पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल जो रेसिडेंट है या फिर HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन सब के लिए टैक्स स्लैब जो है वो ये है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं सरचार्ज। अगर आपकी इनकम जो है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा और 1 करोड़ रुपए तक है तो आपको जो अपने टोटल जो आपका टैक्स बनता है उस टैक्स पे एक टैक्स और पे करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सरचार्ज। सरचार्ज जो है वो कितना है, 10% ऑफ द इनकम टैक्स। तो ये बात ध्यान रखना, सरचार्ज को हम टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं। पेपर के अंदर एक बार ये क्वेश्चन आया था कि सरचार्ज जो है वो क्या है, तो हम बोलेंगे सरचार्ज इट्स अ टैक्स ऑन टैक्स। जो भी आपका इनकम टैक्स बनेगा उसके ऊपर आपको एक अमाउंट और पे करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सरचार्ज। सरचार्ज का पैसा किसको जाता है, एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इस पैसे को यूज करते हैं बेसिकली क्या करने के लिए, हाईवे बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर आपकी उम्र 1 करोड़ से ज्यादा और 2 करोड़ रुपए तक है तो जो भी आपका इनकम टैक्स बन रहा है उसके ऊपर आपको जो 15% की रेट से क्या पे करना पड़ेगा, सरचार्ज। अगर आपकी इनकम जो है वो क्या है, 2 करोड़ से ऊपर है और 5 करोड़ रुपए तक है तो फिर सरचार्ज का रेट कितना, 25%। और अगर आपकी इनकम जो है वो कितनी, 5 करोड़ से भी एक्सीड करगी तो सरचार्ज का रेट कितना हो जाएगा, 37%। ये जो दोनों रेट है 25 का और 37% का, ये आपका फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर जो है वो एप्लीकेबल हुए थे। ठीक है जी। इसके बाद है सेक्शन 115 BAC। अगर पहले इसकी बात करते हैं, सेक्शन 115 BAC है क्या, अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम। जो मतलब एक तो आप नॉर्मल जो आपका स्लैब रेट है उसके हिसाब से टैक्स पेमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि भाई मैं नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पेमेंट नहीं करना चाहता तो आप अल्टरनेटिव मेथड को भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है, ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम है, इसको पहली बार तो डील करता है आपका सेक्शन 115 BAC। ठीक है, अब जब सेक्शन 115 BAC पहली बार जो वो आया फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर, और फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जो उस टाइम पे रेट था वो रेट ये था, वो क्या था, 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 7.5 तक 10, 7.5 से 10 तक 15, 10 से 12.5 20%, 12.5 से 15 लाख तक 25 और अब 15 लाख कितना, 30%। ये टैक्स रेट एप्लीकेबल था ओनली पहले किस पे, इंडिविजुअल पे और एचयूएफ पे। इस साल फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर जो वो क्या की गई है, अमेंडमेंट। और जो आपका देखो ध्यान देना, सेक्शन 115 BAC जो है ना, अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम, उसमें ही सिर्फ चेंज किया गया है। जो नॉर्मल जो इंडिविजुअल का जो स्लैब रेट है उसको सेम रखा गया, लेकिन 115 BAC में क्या किया गया, चेंज किया गया। और अब जो नया आपका टैक्स रेट है, जो नया स्लैब रेट है 115 BAC का, वो ये है। अब पहले जो 115 BAC है वो एप्लीकेबल था ओनली इंडिविजुअल एचएफ के लिए, अब इसको अप्लाई, अब ये इसका जो टैक्स रेट है वो किस किस के लिए, इंडिविजुअल के लिए भी, एचएफ के लिए भी, एओपी के लिए भी, बीओआई के लिए भी और एजेपी जो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है उसके लिए भी। अब जो इसका टैक्स रेट है वो कैसे है, 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक है नील, 3 से लेकर 6 लाख रुपए तक है 5%, 6 से 9 लाख रुपए तक 10, 9 से 12 15%, 12 से 15 20 और अबव 15 कितना, 30%। तो ये जो है, ये है, दिस इज नोन एज द टैक्स रेट। ये क्या है जी, आपका टैक्स रेट है। ओके जी सर। अब ये बात ध्यान रखना, पहले जो अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम जब 2020 के अंदर आया, 2020 से लेकर के 2022 तक, ठीक है, तो ये एप्लीकेबल था ओनली एंड ओनली किसके लिए, इंडिविजुअल एचएफ के लिए। लेकिन अब 2024 के जो आपका फाइनेंस एक्ट 2023 है, प्रीवियस है 2023-24 और असेसमेंट 24-25, उसके अंदर अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम का ऑप्शन जो है वो और किस किस को दिया गया, पहले सिर्फ 2 लोगों को था, इंडिविजुअल एचएफ को, अब एओपी, बीओआई और एजेपी, इनको भी ये ऑप्शन जो है वो दे दिया गया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ खास बातें ओनली इनके लिए, ये क्या है, अगर किसी पर्सन ने, अगर असेसी ने जो 115 BAC को ऑप्ट कर लिया तो फिर पहली बात उसके लिए जो रिबेट है सेक्शन 87A में वो हो गई कितने, 7 लाख। नॉर्मल वालों के लिए अभी भी 5 लाख है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, लेकिन अगर आपने सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट कर लिया तो आपके लिए जो रिबेट है वो कितनी है, 7 लाख रुपए तक। ठीक है, और 7 लाख अगर आपकी टोटलिंग जो एनुअल इनकम है अगर वो 7 लाख रुपए तक है तो 7 लाख में जो भी आपका टैक्स बनता है वो, या फिर 25,000 विच एवर इज लेस, वो आपको क्या मिल जाएगी, रिबेट। दूसरा एग्जम्पशन लिमिट जो उनकी कितनी हो गई है, 3 लाख, क्योंकि यहां देखो यहां जो है वो कितना, 3 लाख रुपए तक जो नील, पहले वाले में कितना था, 2.5 लाख था, ठीक है ना, और अब कितना कर दिया, 3 लाख। दूसरा फिर जो सरचार्ज है और जो सेस है HEC जो आपका लगता है 4%, वो तो अभी भी क्या है, एप्लीकेबल रहेगा। अगर कोई इंडिविजुअल या फिर एचएफ या फिर एजेपी या बीओआई, एजेपी बीओआई या एओपी, अगर ये अगर कोई भी इंडिविजुअल एचएफ या ये लोग हैज अदर इनकम व्हिच आर टैक्सेबल अंडर द प्रोविजन चैप्टर 12, तो फिर क्या होगा, तो उस केस में देन टैक्स ऑन सच इनकम विल बी कैलकुलेटेड एज पर द रेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन, इन द सर्टेन सेक्शन। इसका मतलब जो आपकी स्पेशल इनकम है, ध्यान देना, जो स्पेशल इनकम है भाई, स्पेशल इनकम पे तो टैक्स अभी भी जो है वो स्पेशल
रेट से ही लगेगा। जैसे आपने अगर लॉटरी का इनकम है तो लॉटरी पे जो टैक्स रेट है वो कितना है 30% है, ठीक है। तो मतलब ये स्पेशल इनकम टैक्स तो स्पेशल रेट से ही लगेगा, ठीक है। तो अगर एसएससी ने सेक्शन 115 बीएससी को ऑप्ट कर लिया तो पहली बात उसके लिए रिबेट की जो लिमिट है वो कितनी है 7 लाख हो गया। पहले 5 लाख थी, अब कितना 7 लाख हो गया, ठीक है। और जो नॉर्मल सिस्टम है वो क्या, अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो जितना भी आपका टैक्स बनता है वो या 25,000 वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एग्जाम्पशन लिमिट जो इनकी है वो कितनी होगी, अब 3 लाख हो गई है। सेस और जो सरचार्ज है वो अभी भी इनके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर एसएससी की जो है वो नॉर्मल इनकम के साथ में कोई स्पेशल इनकम भी है तो स्पेशल इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो स्पेशल रेट से लगेगा, ठीक है जी। इसके बाद ये एक बार इसको जरूर पढ़ना, सैलरीड एम्प्लॉय जो है उसको ये डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर एसएससी ने इन स्कीम को ऑप्ट कर लिया तो ये डिडक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नॉन सैलरीड को ये सब डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। ये जो डिडक्शंस है या ये नॉन सैलरीड के लिए, नॉन सैलरीड इनके लिए जो है ये जो आपको यहां पे दे रखा है ये अभी भी आपको स्टिल मिलते रहेंगे, चाहे आप सेक्शन 115 बीएससी को क्या कर लोगे, ऑप्ट कर लोगे, ठीक है जी। इसके बाद है जी आपका जो एनहांस रेट आपको मैंने बताया सरचार्ज के जो है वो 4 रेट है। तो जो एडिशनल रेट थे 25 का और 37 का, ये कब आए, ये आए फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर आए थे, ठीक है जी। इसके बाद में जो टैक्स रेट रिबेट की अगर बात करें तो रिबेट जो है उसको डील करते सेक्शन 87A के अंदर जो है वो रिबेट की जो बात की गई है वो कितनी है 5 लाख, अभी भी यही एप्लीकेबल है। तो अगर एसएससी की इनकम जो है वो कितनी है, टैक्सेबल इनकम अगर 5 लाख रुपए तक है तो जितना भी टैक्स बनता है उस इनकम पे वो या फिर 12,500 रुपए विच एवर इज लेस वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अब अगर एसएससी ने 115 बीएससी को ऑप्ट कर रखा है तो उसके लिए जो रिबेट का जो सिस्टम है उसके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कितनी है 7 लाख। तो ये बात ध्यान रखना, तो इनके लिए कितना है 7 लाख। तो अगर आपने 115 बीएससी को ऑप्ट किया हुआ है तो आपकी जो भी इनकम है उसके ऊपर आप टैक्स निकाल लो तो 100% ऑफ द टैक्स या 25,000 विच एवर इज लेस ये आपके लिए जो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके जी सर। आगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं किया गया, पिछले साल वाला जो था अभी भी वही है। इनके लिए क्या था पिछले साल भी, अगर इनकी टैक्सेबल इनकम जो है वो कितनी है 10,000 से एक्सीड नहीं करती है तो जितना भी इनकम है उसके ऊपर 10% है। अगर इनकी टैक्सेबल इनकम 10,000 से एक्सीड है तो 10,000 रुपए तक की इनकम पे जो 10% है उसके ऊपर की इनकम पे कितना 20% है। और अगर इनकी टैक्सेबल इनकम एक्सीड करती है 20,000 से तो फिर कैसे 3,000 रुपए प्लस में 30% ऑफ द अमाउंट बाय विच द टैक्सेबल इनकम एक्सीड रुपीज 20,000। फिर सरचार्ज का रेट इनके लिए एक है वो कितना है 12.5% है, ठीक है। इसके बाद है जी एचईसी अभी भी इनके लिए जो एप्लीकेबल होगा कितना 4%, ठीक है जी। इसके बाद है फर्म में लोकल अथॉरिटी, तो फर्म की अगर बात करें तो फर्म के ऊपर जो है फ्लैट रेट है वो है कितना 30% का, सरचार्ज कितना है 12%। अगर फर्म की मतलब जो भी पार्टनरशिप फर्म है या लोकल अथॉरिटी अगर उसकी टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड कर जाएगी तो सरचार्ज कितना है 12% है। एचईसी कितना है 4%। डोमेस्टिक कंपनी की बात करें तो नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर जो टैक्स रेट है वो कितना है 30% का। अगर कोई ऐसी डोमेस्टिक कंपनी जिसका 20-21 के अंदर जो टर्नओवर है वो 400 करोड़ से एक्सीड नहीं था तो उसके ऊपर जो टैक्स रेट रहेगा वो टैक्स रेट क्या रहेगा 25%। एचईसी कितना है 4% है, ठीक है जी। इसके बाद में फॉरेन कंपनी के ऊपर जो टैक्स रेट है वो कितना है 40% है। और इनके ऊपर जो सरचार्ज है वो कितना, अगर फॉरेन कंपनी की जो टैक्सेबल इनकम वो 1 करोड़ से एक्सीड है लेकिन 10 करोड़ रुपए तक है तो फिर 2% है। और अगर 10 करोड़ से भी एक्सीड कर जाए तो जो भी आपका टैक्स बनेगा उसके ऊपर 5% सरचार्ज आपको और भी पे करना पड़ेगा। और एचईसी तो वही कितना है 4% है। फिर मार्जिन रिलीफ की बात करते हैं जिसको डील करते सेक्शन 89 और सेक्शन 89 में जो है वो क्या है, मैंने आपको बताया कि अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि आपकी इनकम जो है वो एक मतलब जो सरचार्ज की लिमिट है उससे अगर ऊपर हो गई तो आपका अगर टैक्स जो है वो आपकी इनकम से भी एक्सीड कर गया तो आपको जो वो मार्जिन रिलीफ मिलेगी कितना, जितना आपका टैक्स इनकम से एक्सीड कर गया उतने की आपको क्या मिल जाएगी मार्जिनल रिलीफ। इसका पूरा मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया था तो ये एक बार देख लेना, ठीक है। इसके बाद कुछ स्पेशल टैक्स रेट दे रखे हैं सेक्शन 115 डबल बी, इसके अंदर दे रखा है विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रोजल पजल, तो इसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो कितना है 30% है। 115 डबल बी ए के ऊपर जो टैक्स रेट है वो कितना है 20% है। डबल बी सी के ऊपर एनोनिमस डोनेशन के ऊपर जो टैक्स रेट है वो कितना 30% है। डबल बी डी जो है उस पर कितना 15% है। जो 115 डबल बी ई है जो बेसिकली आपका अनडिस्क्लोज इनकम या डीम्ड इनकम होगा उसके ऊपर टैक्स रेट कितना 60% है। 115 डबल बी एफ है रॉयल्टी वाला उसके ऊपर टैक्स रेट कितना 10%। 115 जे बी मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है उसके ऊपर टैक्स रेट जो कितना 15% है। लेकिन अगर वो आईएफएससी के अंदर आती है, ठीक है, आईएफएससी में तो टैक्स रेट कितना 9% है। 115 जेसी एएमटी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स उसके ऊपर टैक्स रेट कितना 18.5% है। और अगर वो 115 उसमें आईएफएससी में आगे तो कितना है 9% है। इसके बाद में है आपका 111 ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट जो कितना 15% है। 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स रेट है वो कितना 20% और विदाउट इंडेक्सिंग कितना 10% है। तो ये सब जो है वो क्या टैक्स रेट है जो आपको पढ़ के जाने हैं, बाकी और भी है, एक बार जरूर कर लेना इसको, ठीक है।
तो ये था अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर हमने जो टैक्स रेट के बारे में पढ़ा। यहां से एक क्वेश्चन तो उम्मीद है कि बनेगा, ठीक है, टैक्स रेट का क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा देख लेना। और सेक्शन 115 BAC इसको थोड़ा सा स्पेशल पढ़ के जाना, ठीक है। अब है चैप्टर नंबर थर्ड, दैट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस। जब हमने रेजिडेंशियल स्टेटस को कंप्लीट किया तो आपको मैंने वहां पे बताया था कि इंडिया के अंदर जो इनकम टैक्स है वो लगता है ऑन द बेस ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस। हमारे यहाँ पे सिटीजनशिप का लेने देना नहीं है, हमारे यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस, कि आपका स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये लिखा, व्हाट इज द नीड टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस, क्यों जरूरी है, हम क्यों कंप्यूट करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस को। तो हमने यहाँ पे बोला जो टोटल इनकम है वो अलग अलग लोगों के लिए क्या अलग अलग है। मतलब अगर आपका स्टेटस जो है वो क्या आप रेजिडेंट हो तो आपके लिए जो है वो जो कंप्यूटेशन है टैक्स की वो अलग तरीके से, और मतलब कुछ इनकम आपके लिए टैक्सेबल होगी, कुछ इनकम आपके लिए एग्जेम्प्ट है। और अगर आप NRI हो तो इसके लिए जो है वो इनकम का कंप्यूटेशन क्या होगा, थोड़ा अलग तरीके से होगा। इसका मतलब टोटल इनकम का जो मतलब है ना वो अलग अलग लोगों के लिए क्या है, अलग अलग है, ठीक है। सिंस टोटल इनकम अगर एसएससी की वो क्या करती है, वेरी करती है, तो स्टेटस के हिसाब से तो जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है, इसका टैक्स का लगना है, टैक्स का ना लगना, वो भी आपका जो वो क्या करेगा, आपका वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू सच रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। कुछ बेसिक रूल आपको यहां पे देखिए। सबसे पहला रेजिडेंशियल स्टेटस जो डिटरमाइन किया जाता है प्रीवियस ईयर के लिए। अगर आप जो इस साल अगर टैक्स का कंप्यूटेशन कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर के लिए आप चेक करोगे प्रीवियस ईयर में एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था। रेजिडेंशियल स्टेटस जो है कि एक पर्सन का वो डिटरमाइन होगा हर प्रीवियस ईयर में, जिस साल आप टैक्स का पेमेंट करोगे हर साल आपको रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो कंप्यूट करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन इस साल तो रेजिडेंट और क्या होता है पिछले साल वो नॉन रेजिडेंट हो। दूसरा, एक पर्सन जो रेजिडेंट हो सकता है मोर देन वन कंट्री फॉर एनी प्रीवियस ईयर। सिटीजनशिप जो है वो कंट्री की और जो रेजिडेंशियल स्टेटस है कंट्री का, ये दोनों जो है वो क्या सेपरेट कॉन्सेप्ट है। ए पर्सन मे बी एन इंडियन नेशनल और सिटीजन बट मे नॉट बी द रेजिडेंट। ऐसा हो सकता है कि एक बंदे का जन्म इंडिया में हुआ, इंडिया में 10 साल रहा और उसके बाद जो है वो 20 सालों से जो कनाडा के अंदर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, तो वो अब इंडिया का रेजिडेंट नहीं है लेकिन इंडिया का सिटीजन है, क्योंकि उसका जन्म जो है वो कहां पे हुआ, भारत के अंदर हुआ है, ठीक है। तो जो रेजिडेंशियल स्टेटस है और जो सिटीजनशिप है दोनों जो है वो क्या सेपरेट कॉन्सेप्ट है। हम जब भी इनकम टैक्स की बात करेंगे तो हम लोग यहां पे जो है वो क्या चेक करते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस को, क्योंकि अपने इंडिया में जो इनकम टैक्स है वो लगता है ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस नॉट द सिटीजनशिप। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस अदर देन इंडिविजुअल की बात करें तो HF AOP फॉर्म, इनके लिए जो स्टेटस का क्या वो है कॉन्सेप्ट है, तो ये बोलते हैं HF हो गया, फॉर्म हो गया, AOP हो गया। अब इनका रेजिडेंट होना या इनका नॉन रेजिडेंट होना किस पर डिपेंड करता है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे। अगर एक HF का, फॉर्म का, AOP का अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इंडिया में या पार्शियली भी अगर इंडिया में है तो वो HF या फिर वो फॉर्म या वो जो AOP है वो क्या मानी जाएगी, रेजिडेंट। और अगर उनका जो है वो सारा का सारा ये कहां पे बाहर है तो वो क्या मानी जाएगी, नॉन रेजिडेंट, ठीक है। अब HF की कहानी आगे बढ़ती है। अगर एक HF जो वो क्या बन गई, रेजिडेंट बन गई। पहली बात तो एक HF का रेजिडेंट होना या नॉन रेजिडेंट होना किस पर डिपेंड करता है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पे, ठीक है। अगर HF का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होली या पार्शली कहां पे, इन इंडिया है, तो वो क्या मानी जाएगी, रेजिडेंट। और अगर एक HF का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होली कहां है, आउटसाइड इंडिया है, तो वो मान जाएगी क्या, नॉन रेजिडेंट। अगर एक HF रेजिडेंट हो गई तो कहानी आगे बढ़ेगी, या तो वो क्या होगी, ऑर्डिनरी, या फिर क्या होगी, नॉट ऑर्डिनरी। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कर्ता के स्टेटस पे। अगर कर्ता जो आपकी दो एडिशनल कंडीशन है, अगर उन दोनों एडिशनल कंडीशन को कर्ता क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो जो HF है वो क्या हो जाएगी, वो मानी जाएगी क्या, आपकी ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब दो एडिशनल कंडीशन कौन कौन सी है, सबसे पहला कर्ता जो है वो कम से कम मतलब पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल क्या हो, रेसिडेंट हो, और पिछले 7 सालों में कम से कम 730 दिन उसने इंडिया के अंदर क्या किया हो, स्टे किया हो, ठीक है। इसके बाद फिर बात करें कंपनी का, तो कंपनी के केस में इंडियन कंपनी हमेशा क्या होगी, रेसिडेंट होगी। बात करें फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी का रेसिडेंट होना या नॉन रेसिडेंट होना वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि ध्यान देना वो कि फॉरेन कंपनी जो है उसका पीओई जो है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है POEM वो कहां पे है। अगर उसका POEM जो है वो कहां पे, इन इंडिया है, मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया है, तो वो होगी रेजिडेंट। और अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है तो वो क्या होगी, नॉन रेजिडेंट। स्पेशल बात आपको मैंने यहां पे कुछ लिखवाई थी कि इंडिविजुअल और HF को छोड़ के, इंडिविजुअल और HF को छोड़ के ऑल अदर पर्सन आर क्लासिफाइड ईदर एज रेजिडेंट। बाकी जो पर्सन है या तो वो रेजिडेंट हो गए या वो नॉन रेजिडेंट हो गए, मतलब इन दोनों को छोड़ के ना इनकी कहानी आगे कभी भी नहीं बढ़ेगी। अब बात करेंगे इंडिविजुअल रेजिडेंट का, इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस। इंडिविजुअल जो है उसकी अगर बात करते हैं तो उसका स्टेटस 3 तरीके का होगा, या तो वो होगा क्या, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या फिर वो क्या होगा, नॉट ऑर्डिनरी, एक मतलब या तो वो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। अगर रेजिडेंट तो कहानी आगे बढ़ेगी, या तो होगा क्या, ऑर्डिनरी, और या फिर क्या होगा, नॉट ऑर्डिनरी। और अब की बार एक नया प्रोविजन और डाला गया जिसको बोलते हैं डीमिंग प्रोविजन, ठीक है। वो डीम्ड टू बी रेजिडेंट, ये डीम्ड टू बी रेजिडेंट बेसिकली माना जाएगा क्या, नॉट ऑर्डिनरी।
ठीक है। अब एक इंडिविजुअल का रेजिडेंट होना या नॉन रेजिडेंट होना डिपेंड करता है किस पे, बेसिक कंडीशन पे। अगर एक इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन में से, दो बेसिक कंडीशन उनमें से अगर किसी एक को भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो वो क्या माना जाएगा, रेसिडेंट। अगर वो दो में से दोनों को सेटिस्फाई करता है तो भी क्या माना जाएगा, रेसिडेंट। और अगर एक इंडिविजुअल दो बेसिक कंडीशन दोनों में से किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करता तो वो माना जाएगा क्या, नॉन रेसिडेंट। अब अगर वो रेसिडेंट करार हो गया तो उसकी कहानी आगे बढ़ेगी। अब या तो वो क्या होगा, ऑर्डिनरी, या फिर वो जो है वो माना जाएगा क्या, नॉट ऑर्डिनरी। वो एक इंडिविजुअल का ऑर्डिनरी होना या नॉट ऑर्डिनरी होना वो डिपेंड करता है किस पे, एडिशनल कंडीशन पे। एडिशनल कंडीशन टोटल लगे कितनी है, दो। अगर एक इंडिविजुअल जो दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो माना जाएगा क्या, ऑर्डिनरी। और दोनों में से किसी एक को भी सेटिस्फाई नहीं करता या दोनों को नहीं करता तो वो माना जाएगा क्या, नॉट ऑर्डिनरी। अब जो बेसिक कंडीशन है वो कौन कौन सी है, सबसे पहले बेसिक कंडीशन दो है, पूरा आपको डिटेल करवाया था। बेसिक कंडीशन जो है उनका जिक्र किया गया सेक्शन 6 क्लोज 1 में, और यहां पे बताया गया एक इंडिविजुअल रेजिडेंट तब बोलेंगे अगर उसने प्रीवियस ईयर के अंदर जो है वो 182 दिन इंडिया में स्टे किया, या प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन, और उससे पहले के 4 सालों में कम से कम 365 दिन अगर उसने इंडिया में क्या किया, स्टे किया। इन दो में से, पहली और दूसरी में से अगर वो एक भी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, रेजिडेंट। और दोनों में से किसी एक को भी सेटिस्फाई नहीं करता तो बन जाएगा क्या, नॉन रेजिडेंट। ठीक है जी। इसके बाद अब ये जो दूसरे वाली कहानी है, कौन सी, 60 और 365 वाली, ये इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। कौन कौन, अगर कोई इंडिया का सिटीजन ऑफ इंडिया वो मेंबर है किसका, क्रू का, किसका, शिप के क्रू का अगर वो मेंबर है तो उसका रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट वो डिपेंड करेगा ओनली किस पे, एक ही बेसिक कंडीशन में जो है कौन सी, 182 वाली। उनके लिए 60 दिन की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। और दूसरा, अगर कोई पर्सन जो वो इंडिया के बाहर चला गया एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, ठीक है, तो उसका रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट उसके लिए भी 60 दिन वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। उसका रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट वो डिपेंड करेगा 182 दिन वाली कंडीशन के ऊपर ही। ठीक है। इसके अलावा जो है वो कहानी और आगे बढ़ती है। अगर कोई इंडिविजुअल, ठीक है, इस हैविंग, अगर उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्स, मतलब उसकी अगर इंडियन इनकम जो कितनी है, 15 लाख रुपए से क्या है, एक्सीड नहीं है, ठीक है, जो उसने इंडिया के अंदर आके कमाई, ओके, तो वो आपका जो है वो नॉन रेजिडेंट मान जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान देना, अगर कोई बंदा बाहर का बंदा इंडिया के अंदर आया और इंडिया में आकर से 15 लाख से ऊपर की जो क्या कर लिया, पैसे कमा लिया, और उसने अगर इंडिया के अंदर 120 दिन क्या कर लिया, स्टे कर लिया, तो उसको मानेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ध्यान देना, अगर कोई पर्सन जिसकी टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज वो एक्सीड कर गई कितने से, 15 लाख से, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर विच, तो उसके लिए 60 दिन की जो कंडीशन है ना, वो उस 60 दिन की जगह जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा किससे, 120। अगर उस बंदे ने इंडिया के अंदर 120 दिन जो स्टे कर लिया तो उसको जो है वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा। और रेजिडेंट में कौन सी कैटेगरी में आएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है। इसके बाद में जो है वो क्या, एक पर्सन को नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है वो बोला जाएगा कब, दो एडिशनल कंडीशन है। दो एडिशनल कंडीशन कौन कौन सी, प्रीवियस ईयर में जो है वो प्रीवियस 10 सालों में अगर आप जो है वो 2 साल रेजिडेंट नहीं रहे, 1 साल ही रहे, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या बोल देंगे, नॉट ऑर्डिनरी। या प्रीवियस 7 साल, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पीछे के 7 सालों में 730 दिन इंडिया में स्टे करना था, लेकिन आपने 730 दिन से कम स्टे किया तो भी आप जो है, इसका मतलब आपने एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी के अंदर आ जाओगे। ठीक है। तो ये दो एडिशनल कंडीशन थी। अगर एक एसएससी बेसिक कंडीशन में से किसी एक को भी सेटिस्फाई कर दे और फिर एडिशनल कंडीशन में दोनों को सेटिस्फाई कर दे तो बन जाएगा क्या, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है जी। अब इंडिविजुअल जो है वो क्या क्या हो सकता है, या तो रेजिडेंट होगा, रेजिडेंट कौन होगा, जो दो में से कोई एक या दोनों की दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, या क्या होगा, नॉन रेजिडेंट होगा, जो दो बेसिक कंडीशन में से दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन जो वो सेटिस्फाई नहीं किया, या वो डीम टू बी रेजिडेंट होगा, तो इस पर डीमिंग प्रोविजन हो गया। तो ये बेसिकली क्या बोलता है कि अगर एक इंडिविजुअल जो है, अगर कोई इंडिविजुअल जो इंडिया का सिटीजन है, उसने अगर इंडिया में आके कोई पैसा कमाया तो उसकी अगर टोटल इनकम अदर देन द फॉरेन इनकम वो 15 लाख से क्या करके एक्सीड करेगी, और उसने अगर 120 दिन इंडिया में स्टे किया तो उसको किस कैटेगरी में मान लेंगे, तो उसको हम जो है वो, वैसे तो उसके लिए 182 दिन वाली कंडीशन एप्लीकेबल थी, लेकिन क्योंकि अगर आपने 15 लाख से ऊपर इंडिया में कमा लिया ना, ठीक है ना, तो हम ये मान लेंगे कि आपके लिए 120 दिन हम चेक करेंगे। अगर आपने 120 दिन भी इंडिया के अंदर स्टे कर लिया तो आपको रेजिडेंट माना जाएगा, लेकिन रेजिडेंट में कौन सी कैटेगरी, ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी कैटेगरी के अंदर हम आपको डाल देंगे। ठीक है। तो ये सब था। अच्छा, एक होता है पीओआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये कौन होता है, जिसका खुद का या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स का या उनके ग्रैंड पेरेंट्स का, मतलब एक इंसान का खुद का या उसके मम्मी पापा का या उसके मम्मी पापा के मम्मी पापा का, दादा दादी या नाना नानी, उनका अगर जन्म जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर हुआ है तो उसको जो हम क्या बोलेंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाएगा। ठीक है जी।
फिर एक ये अमेंडमेंट जो आई है 2024 के अंदर, ये अमेंडमेंट क्या आई थी, बेसिकली जो आपका फंड है 2023 है, उसमें एक अमेंडमेंट आई और अमेंडमेंट ये थी कि अगर मान लो इंडिया का कोई भी पर्सन जो है वो किसी पर्सन को जो है वो क्या देता है, गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, अगर आप मतलब ये कोई अगर कोई इंडिया का कोई सिटीजन है, उसने अगर इंडिया के अंदर जो है वो क्या लिया, उसने कोई गिफ्ट रिसीव किया और 50,000 से ज्यादा की इनकम का, 50,000 से ज्यादा की वैल्यू का, तो वो जो गिफ्ट है उसके लिए क्या माना जाएगा, टैक्सेबल माना जाएगा। वैसे तो एक सिंपल सी बात है, अगर 50 से ऊपर का जो गिफ्ट है वो क्या टैक्सेबल है, ठीक है, टैक्सेबल तो होता ही है अदर सोर्स के अंदर, और अगर वो आपको रिसीव हुआ इंडिया में तो क्या वो इंडियन इनकम मानी जाएगी, यस, और अगर वो इंडियन इनकम तो क्या टैक्सेबल होगी, यस। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने मजाक ही किया था, तो हमने वैसे इसके लिए पढ़ लिया था कि अगर कोई भी, ध्यान देना किसके लिए, कोई भी नोट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ध्यान देना, अगर कोई नोट ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो है वो कोई भी सम ऑफ मनी 50,000 से ऊपर का अगर वो रिसीव होता है बाय अ नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल बी इनकम डीम टू बी एक्रू राइज इन इंडिया, तो उसको माना जाएगा कि ये इंडिया के अंदर एक्रू है और उसको जो है पूरे के ऊपर आपको जो टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ये इसके अंदर जो अमेंडमेंट आई थी आपको मैंने बताया था ये, ठीक है। अब बात करते हैं अगले चैप्टर का, दो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए, पहला आपने बेसिक इनकम टैक्स का पढ़ा, दूसरा आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का हो गया। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो है आपका सैलरी का। सैलरी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि भाई सैलरी हेड में वो इनकम टैक्सेबल होगी जब आपको कोई पैसा मिलेगा आपके एम्प्लॉयर से, तो इसका मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। तो पहली बात तो ये हो गया कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन की अगर हम बात करते तो वहां पर ये बोलते हैं कि देखो इसकी कुछ एक्सेप्शन थी, एक्सेप्शन के अंदर में क्या पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कोई भी पैसा जो है वो मिलता है किसको, नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर को, तो वो अगर कोई रेम्युनरेशन मिला नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर को तो वो टैक्सेबल होगा कहां पे, अदर सोर्स में, ठीक है, वो सैलरी का पार्ट नहीं है। दूसरा, अगर एक पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म से अगर कोई भी जो क्या मिलकर सैलरी मिलती है तो वो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा ना कि सैलरी हेड के अंदर। दूसरा, एमपी एमएलए को अगर कोई सैलरी मिलती है तो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी ना कि वो सैलरी हेड में, क्योंकि क्योंकि एमपी एमएलए और गवर्नमेंट इनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होता है। फिर प्लेस ऑफ अप्रूवल ऑफ सैलरी जो है वो कहां होना चाहिए, इन इंडिया होना चाहिए, ठीक है। सर्विस सेंटर कहां पे हो, इन इंडिया हो। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर इंडिया के कोई बंदे जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अंदर जो है वो क्या थे, एंगेज थे, और वो इंडिया के अगर बाहर चले गए तो भी उनको जो है ये माना जाएगा कि वो इंडियन गवर्नमेंट को जो है वो क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, और इंडिया के अंदर रह के जो है हम मान लेंगे कि वो इंडिया में रह के सर्व कर रहे हैं और उनकी इनकम जो है टैक्सेबल मानी जाएगी कहां पे, इंडिया में। फिर चार्जेबिलिटी ऑफ सैलरी इनकम, तो सैलरी के ऊपर टैक्स कब लगेगा, ड्यू बेसिस या रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर, आपको जो टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, एक था कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस जो है वो होता है आपका जो एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस जो है ये है आपका जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो ऑन द फ्रीलांसर बेसिस, और यहां पे जो इनकम आप कमाएंगे वो टैक्सेबल होगी कहां पे, पीजीबीपी हेड में। फिर एडवांस सैलरी और एक एडवांस अगेंस्ट सैलरी। एडवांस सैलरी का मतलब जो क्या, अगर कोई सैलरी आपको एडवांस में रिसीव हो गई तो उसको बोलेंगे एडवांस सैलरी, और एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब क्या, जब सैलरी के अगेंस्ट आपको कोई लोन मिल गया, ठीक है, आपका एम्प्लॉयर अगर आपको कोई लोन दे दे तो उसको बोलते हैं एडवांस अगेंस्ट सैलरी। एक होता है फोरगोइंग ऑफ सैलरी, एक है सरेंडर। अगर आप जो है वो क्या कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं अपनी सैलरी को, ठीक है, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, फोरगोइंग। और सरेंडर का मतलब जो क्या होता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर मान लो, ठीक है, तो आपने अपनी सैलरी किसी दूसरे पर्सन के नाम पे क्या सरेंडर कर दिया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सरेंडर ऑफ सैलरी। टैक्स फ्री सैलरी, टैक्स फ्री सैलरी का मतलब ये होता है कि उस सैलरी इनकम में जो टैक्स बनता है वो टैक्स का पेमेंट जो वो किसने कर दिया, एम्प्लॉयर ने कर दिया। एक होता है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी के बदले प्रॉफिट। ये पहली बात तो है, अगर टैक्सेबल पोर्शन जो है वो क्या होगा, रिटायरमेंट कंपनसेशन या वॉलंटरी रिटायरमेंट का, या टैक्सेबल पोर्शन तो ग्रेचुइटी, या अमाउंट रिसीव बाय द एम्प्लॉयर इन द कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी, या अमाउंट रिसीव बिफोर टेक अप द एम्प्लॉयमेंट और टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, या एनी अदर पेमेंट नोटिफाइड फॉर दिस पर्पस, ये सब टैक्सेबल होगा सैलरी हेड में। लेकिन अगर ये प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी जो मिलता है किसको, अगर ये मिलता है आपके घर वालों को, बोले तो आपके लीगल गार्जियंस को, ठीक है, तो फिर ये टैक्सेबल होगा कहां पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसके बाद में ग्रोस सैलरी या नेट सैलरी। ग्रोस सैलरी और नेट सैलरी की अगर बात करते हैं तो जो टैक्सेबल होगी वो नेट सैलरी नहीं होती, वो क्या होती है, ग्रोस सैलरी होती है, ठीक है। ग्रेड पे के अंदर आपको मैंने पूरा एग्जांपल के थ्रू बताया था कि इस तरीके से 10,000, 500, 12,000, तो हर साल जो है वो क्या 500 रुपए का इंक्रीमेंट लगेगा। जब सैलरी आपकी 12,000 हो जाएगी तो अब इंक्रीमेंट आपका कितने का लगेगा, 2,000 का। ये था आपका ग्रेड पे, ठीक है। अब जब आप सैलरी का इनकम निकालोगे तो सैलरी इनकम हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले लेते हैं बेसिक सैलरी, फिर उसमें अलाउंसेस कोई है वो जोड़ लेंगे, अगर आपको कोई फैसिलिटी मिली है उनकी वैल्यू हम क्या करेंगे, वो जोड़ लेंगे, प्लस प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी इनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट इनको जोड़ लेंगे। जोड़ने पर जो आएगा वो आएगा आपका ग्रोस सैलरी। इस ग्रोस सैलरी में से माइनस करेंगे रिडक्शन अंडर सेक्शन 16 की। सेक्शन 16 में टोटल मिला के 3 तरह की डिडक्शन है, 16(1), 16(2), 16(3). 16(1) के अंदर आपके स्टैंडर्ड डिडक्शन, और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो कितनी है आपका
50,000 रुपए, ठीक है। ग्रोस सैलरी 50,000 विच इज लोअर। दूसरी है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस का रिडक्शन, और वो जो है वो कितनी है। एंटरटेनमेंट अलाउंस की बात अगर करते हैं तो ये इसकी रिडक्शन मिलेगी ओनली किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को, और वो क्या, तीन में से जो सबसे कम होगा वो अलाउड हो जाएगा एज ए रिडक्शन। कौन कौन सा, पहला एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव, दूसरा मतलब जो भी एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरा 20% तो बेसिक सैलरी, और तीसरा 5,000 रुपए एनम, ठीक है। इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो क्या आपको रिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 16(2) में, और 16(3) जो हुआ आपका प्रोफेशनल टैक्स बोलते टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, तो इसी रिडक्शन मिलेगी ओनली एंड ओनली ऑन पेड बेसिस, ठीक है। करने पर जो आएगा रिडक्शन आप माइनस करोगे तो आएगा आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। अब एक आपकी जो टोटल इनकम है उसके अंदर हम लोग जो वो जोड़ते हैं किसको, अलाउंसेस को भी, ठीक है। अलाउंसेस जो पार्ट है किसका, आपके सैलरी का। एक मिनट रुकिए। चलो, अलाउंसेस के बारे में हमने क्या पढ़ा था। अलाउंसेस जो है वो क्या होते हैं, फिक्स मॉनेटरी अमाउंट होता है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है फॉर मीटिंग सम पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए। अलाउंसेस की अगर बात करते हैं तो इसको हमने तीन तरीके से पढ़ा था। एक होता है फुली टैक्सेबल अलाउंस, जो जितना मिलेगा सारा का सारा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इसके अंदर टोटल मिलाकर हमने जो है ये 8-10 पढ़े थे। एक था डीए एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस, टिफिन या लंच रिफ्रेशमेंट अलाउंस हो गया, ओवरटाइम अलाउंस हो गया, सर्वेंट अलाउंस हो गया, वार्डन अलाउंस हो गया, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस हो गया, टेलीफोन अलाउंस या एनी अदर अलाउंस विच इज नॉट एग्जाम। ये सब जो टैक्सेबल है, जितना भी आपको मिलेगा टोटल का टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। एक आपका फुली एग्जाम्प्ट अलाउंस, तो ये कौन कौन से है, जो भी डेली अलाउंसेस मिलते हैं एमपी एमएलए को ये एग्जाम्प्ट है। कोई भी अलाउंस अगर रिसीव होता है जज होता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को ये एग्जाम्प्ट है। कोई भी अलाउंस अगर मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो अपने सर्विस इंडिया के बाहर अगर वो दे रहा है तो वो भी पूरी तरह से क्या अलाउंस है। कोई भी अगर अलाउंस मिलता है चेयरमैन को या फिर मेंबर होता है यूपीएससी का तो वो भी क्या अलाउंस है। या कोई भी अलाउंस अगर पे किया जाता है यूएनओ यूनाइटेड नेशंस के द्वारा तो वो भी जो है वो क्या रहेगा अपने एम्प्लॉय को, तो वो भी क्या रहेगा एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा जो है वो थे आपके पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जाम्प्ट। पार्टली टैक्सेबल के अंदर ये तीन कैटेगरी ए ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो ये 6 तरह के अलाउंस वो है जो जितना भी आपको मिलेगा उसमें से जितना भी आपने ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने में खर्चा कर दिया उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा टैक्सेबल। दूसरा आपका कैटेगरी बी के अंदर जो है वो आपके अलाउंस आएंगे कुछ, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड तक क्या रहेगा एग्जाम्प्ट, उसके ऊपर का टैक्सेबल। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड तक एग्जाम्प्ट रहेगा, उसके ऊपर का टैक्सेबल, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है ओनली हैंडीकैप के लिए, ये कितना है 3200 रुपए पर मंथ तक जो वो कह रहे हैं एग्जाम्प्ट रहेगा, उसके ऊपर का क्या हो जाएगा टैक्सेबल। फिर कैटेगरी सी की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ आएंगे जो भी अलाउंसेस मिलते हैं किसको अपने ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को, तो जितना भी अलाउंस मिलेगा वो उसका 70% या 10,000 पर मंथ वो क्या हो जाएगा एग्जाम्प्ट। फिर एचआरए हाउस रेंट अलाउंस की अगर बात करें तो ये जितना भी मिलेगा उसमें से आपको रिडक्शन मिलेगी हाउस रेंट अलाउंस के सेक्शन 10(13)(a) में, और वो कितना है 3 में से जो सबसे कम है। पहला रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, दूसरा अगर मेट्रो सिटी है तो 50% और नॉन मेट्रो है तो कितना 40%, और तीसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो तीनों में क्या होगा कम होगा उसकी क्या मिल जाएगी रिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अलाउंसेस मिलता है रिटायर्ड चेयरमैन को, रिटायर्ड चेयरमैन या अगर कोई अलाउंस मिलता है चेयरमैन या मेंबर ऑफ द यूपीएससी को तो एग्जाम्प्ट है। अगर रिटायर्ड चेयरमैन को या रिटायर्ड मेंबर को अगर कोई अलाउंस मिलता है तो 14,000 रुपए पर मंथ तक जो है वो क्या रहेगा एग्जाम्प्ट रहेगा। स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस है वो 300 से लेकर 7,000 रुपए पर मंथ तक क्या एग्जाम्प्ट है। ट्राइबल एरिया अलाउंस है वो 200 रुपए पर मंथ तक क्या एग्जाम्प्ट है। कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस है वो लगभग 2600 रुपए पर मंथ तक क्या एग्जाम्प्ट है। कंपनसेटरी मॉडिफाइड एरिया अलाउंस है वो 1,000 रुपए पर मंथ तक एग्जाम्प्ट है। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस है वो 39 रुपए पर मंथ तक क्या एग्जाम्प्ट है। अंडरग्राउंड अलाउंस है वो 800 रुपए पर मंथ तक क्या एग्जाम्प्ट है। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस है वो अगर 9,000 15,000 फीट तक है तो 1,060 रुपए पर मंथ तक एग्जाम्प्ट है, और 15,000 से ऊपर है मतलब जो एल्टीट्यूड है वो 15,000 फीट से ऊपर है तो 1,600 रुपए पर मंथ तक क्या एग्जाम्प्ट है। हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस है वो 4200 रुपए पर मंथ तक क्या एग्जाम्प्ट है। आइलैंड ड्यूटी अलाउंस जो है वो कितना 3200 रुपए पर मंथ तक 3250 रुपए पर मंथ तक जो है वो क्या एग्जाम्प्ट है। इसके बाद जो है वो बात आएगी अपनी फैसिलिटी की। फैसिलिटी के लिए सबसे पहला था आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन के अंदर आपकी बात जो है वो अमेंडमेंट आई है, उसको भी आगे पढ़ेंगे। पहले ये था कि टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है, तो अगर कोई भी रेंट फ्री एकोमोडेशन फैसिलिटी मिलती है यूनियन मिनिस्टर को या लीडर ऑफ द अपोजिशन को तो ये क्या एग्जाम्प्ट है। कोई भी रेंट फ्री रेजिडेंस अगर मिलता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को एग्जाम्प्ट है। कोई भी अगर आपको रेजिडेंशियल एकोमोडेशन मिलती है कहां पे माइनिंग साइट पे ऑनशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट के ऊपर तो वो भी क्या एग्जाम्प्ट है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो कभी भी आपको जो 2 एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड किया गया तो 90 दिनों तक तो जो है वो क्या होगा कि दोनों में से जो कम है वो क्या रहेगा आपके लिए एग्जाम आपका टैक्सेबल रहेगा, ठीक है।
और 90 दिनों के बाद दोनों की दोनों एकोमोडेशन आपके लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, अगर एम्प्लॉय का आपने जो क्या किया, ट्रांसफर किया, तो पहले 15 दिनों तक जो है अगर आप उसका होटल में खर्चा कर रहे हो तो पहले 15 दिनों तक तो वो क्या एग्जेम्प्ट रहेगा, और 15 दिन के बाद वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे किसका, अनफर्निश्ड एकोमोडेशन का, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ये जो टैक्सेबल वैल्यू होगी परक्विजिट्स की वो क्या होगी, लाइसेंस फीस जो गवर्नमेंट डिसाइड कर दिया वो आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। नॉन गवर्नमेंट की अगर बात करें तो उसके लिए देखना पड़ेगा आपने को किसको, पॉपुलेशन को। नॉर्मल रूल जो पहले बोलता था, ठीक है ना, वो ये बोलता था कि अगर आप जिस जगह पे आपको घर दिया गया अगर वहां की पॉपुलेशन 25 लाख लोगों तक है तो 15% ऑफ सैलरी 10 लाख, अगर 10 लाख 25 लाख से कम है वो 10 लाख लोगों तक है तो 10% ऑफ सैलरी, और अगर जहां पे आपको घर दिया कि वहां की पॉपुलेशन 10 लाख या उससे कम है तो फिर 7.5% ऑफ सैलरी जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और अगर मान लो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अगर आपको जो है वो एम्प्लॉयर ने आपको घर किराए पे लेके दिया तो उस केस में क्या था, 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर लेस वो क्या हो जाएगा आपके लिए टैक्सेबल, वो अमाउंट आपके लिए जो है वो क्या परक्विजिट्स वैल्यू मानी जाएगी। अब अगर आपको घर के साथ में जो है वो क्या दे दिया, फर्नीचर फैसिलिटी भी दे दिया, तो फिर सीधी बात है फर्नीचर जो एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया वो एम्प्लॉयर का खुद का था या किराए पे, अगर खुद का था तो 10% कॉस्ट ले लेंगे, और अगर वो किराए पे लेके दिया तो फिर उसमें क्या एक्चुअल हायर चार्जेस जो एम्प्लॉयर ने बियर करे वो आपके लिए टैक्सेबल माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई अमाउंट आपसे रिकवरी करवाते तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये तो सिंपल सा था। फिर है जी आपका ये इंटरेस्ट फ्री लोन की अगर बात करते हैं तो अगर मान लो एम्प्लॉयर ने आपको कोई लोन दे दिया, ठीक है, और वो कैसे दे, इंटरेस्ट फ्री लोन, तो जो भी अमाउंट एसबीआई जो अपने लोन के ऊपर चार्ज करता है वो अमाउंट आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू द हायर देन द एसबीआई रेट, इट इज नॉट, अगर आपको जो लोन दिया गया वो उस रेट पे दिया गया जो एसबीआई के रेट से ज्यादा है तो फिर टैक्सेबल वैल्यू कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको जो लोन दिया गया वो उस रेट पे दिया गया, फ्री में दिया गया, ठीक है, तो एसबीआई का जो रेट है वो आपके लिए बेंचमार्क रेट हो जाएगा। ठीक है, अगर एसबीआई का रेट चले 6% और आपको लोन मिला 3% पे या 2% पे तो 4% आपके लिए टैक्सेबल वैल्यू परक्विजिट्स मानी जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई भी लोन मिलता है, मेडिकल लोन मिलता है या फिर अगर कोई लोन मिलता है, पेटी लोन मिलता है 20,000 से कम की वैल्यू का, तो फिर वो आपके लिए क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, ट्रैवलिंग एकोमोडेशन टूरिंग या अदर एक्सपेंस कोई भी अगर एम्प्लॉयर ने जो क्या किया बियर के तो फिर उस केस के अंदर जो भी खर्चा एम्प्लॉयर ने कर दिया एम्प्लॉय के लिए वो आपके लिए टैक्सेबल है, और जो भी अमाउंट रिकवर करवा लिया उसको क्या कर देंगे, उससे माइनस कर देंगे। फ्री मील फैसिलिटी अगर आपको मिलती है ड्यूरिंग द ऑफिस आवर, अगर आपको जो कोई फ्री मील फैसिलिटी मिलती है, पूरी मील मिल रही है, तो फिर पहले उसकी वैल्यू निकालो। अगर वो 50 रुपए तक है तो एग्जेम्प्ट है, 50 से ऊपर है तो जितने भी ऊपर रहेगी वो अमाउंट क्या हो जाएगी, आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। फिर अगर ड्यूटी के दौरान आपको कोई भी चाय या नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस या स्नैक्स अगर आपको मिलते हैं तो वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं है, वो पूरी तरह से क्या है, एग्जेम्प्ट है। फिर गिफ्ट वाउचर के लिए ये है कि अगर कोई भी गिफ्ट आपको मिलेगा कैश में अपने एम्प्लॉयर से तो पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो क्या रहेगा, टैक्सेबल है। ठीक है, चाहे 1 रुपया गिफ्ट मिले वो भी टैक्सेबल है। अगर मिला काइंड में तो फिर वहां पर हम देखेंगे उसकी वैल्यू कितनी, अगर उसकी वैल्यू 5,000 से जो है वो क्या कम है तो फिर वो टैक्सेबल वैल्यू परक्विजिट्स मानी नहीं जाएगी। फिर क्रेडिट कार्ड का खर्चा, तो जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर ने बियर कर दिया एम्प्लॉय के बिहाफ पे वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। जितना अमाउंट आपसे रिकवर कर लिया उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। फिर है आपका हेल्थ क्लब, अगर एम्प्लॉय ने जो है वो कोई हेल्थ क्लब या स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन किया है और उसके जो मेंबरशिप चार्जेस है वो पे कर दिया किसने, एम्प्लॉयर ने, तो फिर उस केस के अंदर जो वो क्या होगा कि एक्चुअल खर्चा जो भी एम्प्लॉयर ने किया वो आपके लिए टैक्सेबल होगा, और अगर उसमें से कुछ रिकवरी करवा लिया आपसे तो उसको माइनस कर देंगे। लेकिन खास बात ये है कि अगर मान लो आपको ये जो हेल्थ क्लब या स्पोर्ट्स क्लब जो ज्वाइन करवाया गया वो करवाएगा ऑफिशियल पर्पस के लिए, या कॉर्पोरेट मेंबरशिप आपको जो ये प्रोवाइड करवाया गया वो कॉर्पोरेट मेंबरशिप क्लब था, तो उस केस के अंदर जो है टैक्सेबल वैल्यू परक्विजिट्स क्या मिलेगी, नील होगी। अगर एम्प्लॉयर आपको जो है वो कोई भी मूवेबल एसेट जो है वो ट्रांसफर करता है अदर देन कंप्यूटर लैपटॉप, तो जो भी उसकी एसेट की वैल्यू है उसके 10% आपके लिए जो है वो क्या माना जाएगा, वैल्यू परक्विजिट्स की वैल्यू मानी जाएगी। फिर ट्रांसफर ऑफ द मूवेबल एसेट टू द एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर ने जो है वो कोई कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो एम्प्लॉय को क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी, ठीक है, बेच ही दी एम्प्लॉय को, तो उस केस में जो भी एक्चुअल कॉस्ट है उसमें 50% जो है वो डेप्रिसिएशन क्या होगा, आपका माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो वैल्यू बचेगा वो आपके लिए टैक्सेबल है। लेकिन अगर आपसे कुछ अमाउंट रिकवर करवा लिया उसको क्या कर देंगे, माइनस। मोटर कार के केस के अंदर जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो कितना 20% है, और इसके अलावा कोई भी अगर एसेट है तो वहां पे डेप्रिसिएशन का रेट कितना 10% है, और वो भी कैसे, एसएलए मेथड के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद में है अगर मान लो आपको अपने एम्प्लॉयर से जो कोई भी क्या मिल गया, राइट इशू मिल गया, ठीक है, एनी अदर बेनिफिट और अमेनिटी और सर्विस और द राइट टू द प्रिविलेज मिल गया, तो उस केस के अंदर जो है जो भी एम्प्लॉयर की कॉस्ट है वो आपके लिए जो है टैक्सेबल होगी, और अगर आपसे कुछ रिकवरी करवा लिया उसको उसमें से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अब आगे के जो परक्विजिट्स थे उसके लिए पहले हमने पढ़ा था स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और नॉन स्पेसिफाइड, पहले उसकी कहानी पढ़ते हैं, आओ एक बार।
स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन सा होता है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वो होता है जो तीन में से कोई भी एक कंडीशन को, मतलब जो इन तीन में से किसी एक कैटेगरी के अंदर आता है। या तो वो कंपनी का डायरेक्टर हो, तो अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर है तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। या अगर आपका जो है किसी भी कंपनी के अंदर जो है या फर्म के अंदर जो है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया कि आपके पास कंपनी की जो है 20% वोटिंग पावर है, तो भी आप जो है वो क्या माने जाओगे? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। या अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी जो है एक्सक्लूसिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट ऑफ द अमेनिटी नॉट प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ मॉनेटरी पेमेंट, वो आपका 50,000 से क्या फालतू, तो आपको जो है वो क्या माना जाएगा? यू आर द स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ठीक है। अब टैक्स फ्री परक्यूसिट्स, ये जो फैसिलिटी है जैसे मेडिकल फैसिलिटी हो गया, रिक्रिएशनल फैसिलिटी हो गया, ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय, ये सब फैसिलिटी जो है वो टैक्सेबल है। अगर एम्प्लॉयर अगर आपको ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो वो टैक्सेबल है किसके लिए? सभी एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है। इसके अलावा जो है फिर ये आ गया आपका कुछ परक्यूसिट्स। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सर्वेंट का तो आपको मैंने बताया था कि सर्वेंट अपॉइंट किसने किया? एम्प्लॉय ने। अगर एम्प्लॉय ने सर्वेंट अपॉइंट किया तो एम्प्लॉय के नाम पे अगर सर्वेंट है तो फिर उस केस के अंदर तो जो है वो क्या होगा? टैक्सेबल वैल्यू जो क्या मानी जाएगी? सबके लिए, चाहे वो स्पेसिफाइड हो चाहे नॉन स्पेसिफाइड, दोनों के लिए टैक्सेबल है। लेकिन अगर सर्वेंट जो अपॉइंट किया एम्प्लॉयर ने तो उस केस में ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉय जो इसके अंदर कवर किया गया उसके लिए ही टैक्सेबल वैल्यू जो होगी, दूसरे के लिए क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है। फिर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, तो इसके केस में हमने जो क्या देखा था कि अगर कनेक्शन किसके नाम पे? एम्प्लॉय के नाम पे, एम्प्लॉयर के नाम पे। अगर वो एम्प्लॉय के नाम पे तो एम्प्लॉय की जो भी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर ने बियर करी वो आप ले लो, उसमें से जो अमाउंट रिकवर करवा लिया वो क्या कर देंगे? माइनस। अगर कनेक्शन जो एम्प्लॉयर के नाम पे है तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या वो जो आपने गैस या इलेक्ट्रिसिटी ये आउटसाइड एजेंसी से परचेज करी है या एम्प्लॉयर का खुद का था। अगर आउटसाइड से लिए तो जो भी आपने आउटसाइड एजेंसी को पे किया वो ले लो, उसमें से जो अमाउंट रिकवर कर ले वो क्या कर लेंगे? माइनस। अगर खुद का था तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से लो और जो भी रिकवरी करवा ले उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। फिर एजुकेशन फैसिलिटी अगर दिया गया मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड को या एम्प्लॉय के बच्चों को तो उसके लिए फ्री एजुकेशन टू द एम्प्लॉय चिल्ड्रन इन द स्कूल। अगर खुद के एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है या कोई ऐसे स्कूल में जो इसको स्पॉन्सर किया गया बाय द एम्प्लॉयर, तो उसमें ये देखेंगे अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो है वो 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड तक है तो फिर जो है वो टैक्सेबल नहीं है। अगर 1000 से ऊपर है तो टैक्सेबल वैल्यू मान जाएगी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन सिमिलर इंस्टीट्यूट में, माइनस में अगर कुछ रिकवरी करवा लेंगे तो वो माइनस कर देंगे। ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स और पैसेंजर और द फ्री कंसेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर एंगेज इन दैट बिजनेस, तो उसके केस में क्या है कि जो भी खर्चा एम्प्लॉयर ने आपके लिए कर दिया वो ले लो, उसमें से माइनस करेंगे जो भी अमाउंट आपसे रिकवरी करवा ली गई है। फिर मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो बोलता है अगर मेडिकल फैसिलिटी से पहले मेडिकल अलाउंसेस, तो जो भी मेडिकल अलाउंसेस है जो गिवन किया गया बाय द एम्प्लॉयर इज फुली टैक्सेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंस व्हिच माइट हैव बीन इंकर्ड बाय द एम्प्लॉय ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट। तो बेसिकली अगर मेडिकल अलाउंसेस अगर आपको मिलता है एम्प्लॉयर से तो वो मेडिकल अलाउंस पूरा का पूरा आपके लिए जो क्या रहेगा? टैक्सेबल रहेगा। बात करें मेडिकल फैसिलिटी, अगर एम्प्लॉयर ने आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया कहां पे? ऐसे हॉस्पिटल में जो एम्प्लॉयर का खुद का है तो एग्जेम्प्ट है। ऐसे हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट का लोकल अथॉरिटी का है तो एग्जेम्प्ट है। या ऐसे हॉस्पिटल, ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसको सीआईटी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने जो वो क्या कर रखा है? अप्रूव कर रखा है, तो वो भी क्या रहेगा? आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे किया गया, रिम्बर्स किया गया एम्प्लॉयर ने फॉर द एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर्स के लिए तो वो क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आपका बाहर हुआ है, ठीक है, तो उस केस के अंदर जो वो क्या रहेगा? मेडिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट जो है वो क्या, जितना पैसा आरबीआई ने अलाउ कर दिया वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ट्रैवल कॉस्ट के लिए हम जो वो ये देखेंगे कि अगर आपकी ग्रॉस रोड इनकम 2 लाख से क्या फालतू है तो ट्रैवलिंग पे जो भी खर्चा हुआ है वो सारा का सारा क्या होगा? टैक्सेबल। और 2 लाख से अगर आपकी इनकम कम है तो ट्रैवलिंग पे जो भी खर्चा वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। फिर स्टेइंग कॉस्ट के ऊपर जो हम ये देखेंगे कि स्टे कॉस्ट जो है एक तो पेशेंट और उसके साथ एक अटेंडेंट, उसके स्टे कॉस्ट जो है वो निकाल लोगे तो जितना पैसा आरबीआई अप्रूव कर दे वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ठीक है। फिर एलटीसी के अंदर होता है लीव ट्रैवल कंसेशन। अगर आप जो है वो कहीं पे घूमने जा रहे हो तो अगर आपने अपनी जर्नी परफॉर्म करी एयर से, ठीक है, तो इकोनॉमिक क्लास तक का जो खर्चा है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपने अपनी जर्नी जो वो शुरू करी है या कंक्लूड करी रेलवे से तो जो फर्स्ट क्लास एसी का जो खर्चा है बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट वो आपके लिए क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपने कोई भी जर्नी जो स्टार्ट करी है किसी एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से या प्लेस ऑफ ओरिजिन या डेस्टिनेशन से तो उस केस के अंदर जो वो डिलक्स फेयर का जो खर्चा है वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद मोटर कार की बात करें तो गाड़ी जो है वो किसकी है? अगर गाड़ी है एम्प्लॉयर की, खर्चा भर रहा है एम्प्लॉयर, ठीक है, और गाड़ी चलती है किसके लिए? फुली ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो आपके लिए कोई भी टैक्सेबल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, सारा का सारा अमाउंट क्या होगा? एग्जेम्प्ट। गाड़ी है एम्प्लॉयर की, खर्चा भर रहा है एम्प्लॉयर और गाड़ी चलती है ओनली पर्सनल यूज के लिए, तो मतलब क्या आपको गाड़ी का फैसिलिटी दे रखा है? यस। तो उस केस के अंदर जो है वो क्या होगा? जो भी रनिंग मेंटेनेंस खर्चे वो आएंगे, ड्राइवर अगर दे रखे तो ड्राइवर की सैलरी आएगा, प्लस अगर कार जो है वो एम्प्लॉयर की खुद की है तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और अगर किराए पे ले रखे हैं तो जो एक्चुअल हायर चार्जेस वो लगते हैं वो आ जाएंगे, और अगर इसमें से कुछ भी पैसा जो है रिकवर करवा लिया किसी एम्प्लॉय से तो वो यहां से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे,
ठीक है जी। इसके अलावा कार है एम्प्लॉयर की, खर्चा भर रहा है एम्प्लॉयर और कार चलते दोनों पर्पस के लिए, तो देखना पड़ेगा छोटी कार बड़ी कार। अगर वो जो है वो छोटी कार है तो फिर 1800 रुपए पर मंथ तक क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर ड्राइवर भी दिए तो 900 रुपए पर मंथ टैक्सेबल है। और अगर वो बड़ी कार है तो उसके इसके अंदर जो है वो क्या 2400 प्लस में 900 का रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। अगर कार एम्प्लॉयर की, खर्चा भरा एम्प्लॉय और कार चलती है ऑफिशियल पर्पस के लिए, अमाउंट सारा का सारा क्या है एग्जम्प्ट है। कार है एम्प्लॉयर की और खर्चा भरा एम्प्लॉय, कार चलती है पर्सनल यूज के लिए, तो अगर आपको ड्राइवर मिले तो ड्राइवर की सैलरी आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा, अगर कार एम्प्लॉयर की खुद की थी तो कार की 10% कॉस्ट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। और कार अगर किराए पे लेके दी थी तो जो भी किराया एम्प्लॉयर बियर कर रहा है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। फिर कार है एम्प्लॉयर की, खर्चा भर रहा है एम्प्लॉय और कार से दोनों पर्पस के लिए, तो अगर वो छोटी कार है तो फिर जो है वो 600 रुपए पर मंथ तक आपके लिए जो है वो क्या होगा टैक्सेबल होगा। और अगर वो बड़ी कार है तो 900 रुपए पर मंथ तक जो आपके लिए क्या होगा टैक्सेबल। और अगर आपको ड्राइवर भी दिया तो 900 रुपए पर मंथ के हिसाब से वो जो है वो क्या हो जाएगा टैक्सेबल। कार है एम्प्लॉय की, खर्चा भरता है एम्प्लॉयर, कार चलता है ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो वो टैक्सेबल वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, नील रहेगी। कार है एम्प्लॉय की, खर्चा भरता है एम्प्लॉयर, कार चलता है पर्सनल यूज के लिए, तो उस केस के अंदर एम्प्लॉय की गाड़ी जो है, गाड़ी तो एम्प्लॉय की है लेकिन खर्चा कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। तो एम्प्लॉयर से आपको जो एडवांटेज मिला वो मिला किसका, खर्चे का। तो यहाँ पे जो हो क्या रनिंग मेंटेनेंस चार्जेस ये आपके लिए टैक्सेबल होंगे। दूसरा, अगर आपको ड्राइवर भी दिया गया तो ड्राइवर की सैलरी वो आपके लिए क्या होगी टैक्सेबल होगी और माइनस करेंगे अमाउंट जो आपसे रिकवर करवा लिया गया है। फिर जी अगर कार है एम्प्लॉय की, खर्चा बढ़ता है एम्प्लॉयर, कार होते हैं दोनों पर्पज के लिए यूज, तो देखना पड़ेगा कि लॉग बुक मेंटेन होती है, लॉग बुक मेंटेन नहीं होती है। ठीक है। ये अलग अलग इनकम के लिए अलग अलग सैलरी का मतलब जो है वो बता रखा है यहाँ पे। इसके बाद रिलीफ सेक्शन 89 का वो आपको मैंने बता दिया कैसे मिलता है, तो वो होते हैं बेसिकली एरियर के कारण। ठीक है। फिर टीडीएस के प्रोविजन की बात करें तो जो भी पर्सन जो है वो सैलरी का पेमेंट कर रहा है, बोले तो एम्प्लॉयर अगर आपको सैलरी का पेमेंट करेगा, अगर एम्प्लॉयर को लगता है कि आपको जो सैलरी हम पे कर रहे हैं उसके ऊपर कोई टैक्स बनता है तो एम्प्लॉयर आपको सैलरी का पेमेंट करने से पहले एक टैक्स जो वो काट लेगा जिसको बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है। और आपको सेक्शन 192 के अंडर जो है वो क्या क्या करेगा, आपको टीडीएस का सर्टिफिकेट जो वो भी क्या करेगा, जारी करेगा। ठीक है। अब अमेंडमेंट जो है वो क्या आई थी, अमेंडमेंट ये आई, देखो अगर एक एम्प्लॉय, यहां पे बात हो रही है पहले किससे, प्राइवेट एम्प्लॉय का, अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉय को जो रेंट फ्री अकोमोडेशन जो वो दिया गया था, ठीक है, तो अगर 1/23 से 31/8/2023 तक, मतलब 31 अगस्त तक जो है वो ट्रीटमेंट चलेगा कुछ और अगर 31 अगस्त के बाद में बोले तो 1 सितंबर, अगस्त के बाद क्या सितंबर आएगा, तो 1 सितंबर से लेके और आपका 31 मार्च तक जो ट्रीटमेंट चलेगा वो क्या चलेगा, अलग चलेगा। पहले क्या था, अगर घर एम्प्लॉयर का खुद का है तो हम ये देखते थे अगर जिस जगह पे घर दिया कि वहां की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो फिर 7.5% सैलरी, 10 लाख से फालतू है, 15 लाख से कम है तो 10% ऑफ सैलरी, और अगर 15 लाख से भी फालतू है तो फिर वहां पे मतलब 25 लाख से फालतू है तो वहां पे कितना 15% ऑफ सैलरी का रूल था। अब जो इसको थोड़ा चेंज किया गया और अब क्या बोल दिया, अगर एम्प्लॉयर ने आपको कोई घर जो प्रोवाइड किया और घर ऐसी जगह प्रोवाइड किया जहां की पॉपुलेशन जो कितने 15 लाख से फालतू नहीं है तो फिर 5% सैलरी, अगर 15 लाख से तो फालतू है लेकिन 40 लाख से फालतू नहीं है तो फिर 7.5% सैलरी, और अगर 40 लाख से भी फालतू है तो फिर 10% सैलरी आपके लिए जो है टैक्सेबल माना जाएगा। अगर घर जो है वो एम्प्लॉयर का खुद रेंट है, एम्प्लॉयर ने किराए पे लेके दिया तो पहले रूल क्या था, एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल हायर चार्जेस और 15% सैलरी विच आर लेस, और अब जो है वो क्या होगा, एक्चुअल रेंट और एक्चुअल हायर चार्जेस या फिर 10% ऑफ सैलरी विच आर इज लेस। इसके बाद आ गया वो फिर रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर सबसे पहले नंबर पे जो है वो आया आपका टैक्सेबिलिटी और ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी की अगर बात करें तो ग्रेचुइटी मिलती है किसके लिए, ग्रेशियस वर्क के लिए। अगर आपने पास के अंदर जो है वो बहुत अच्छे से काम किया तो जब आप रिटायर हो गए तो आपका एम्प्लॉयर आपको जो खुश हो गए क्या दे रहा है, एक एक्स्ट्रा मॉनेटरी अमाउंट और दे रहा है जिसको इन द नेम ऑफ द ग्रेचुइटी। तो ग्रेचुइटी अगर मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो पूरी तरह से क्या एग्जाम्प्ट है। ग्रेचुइटी मिलती है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो पहले देखना पड़ेगा कि क्या एम्प्लॉय जो है वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के अंदर कवर्ड है या नहीं है। अगर वो कवर्ड है तो फिर 3 में से जो कम होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट, बाकी अमाउंट टैक्सेबल। क्या 20 लाख, दूसरा एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव, और तीसरा 15/26 मतलब हाफ मंथ की ड्रॉन सैलरी हो गया 15/26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर और पार्ट इन एक्सेस ऑफ द 6 मंथ। और अगर मान लो एम्प्लॉय जो ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर कवर नहीं है तो फिर क्या, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट, 20 लाख रुपए या एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव या 1/2 ऑफ द एवरेज सैलरी ऑफ द लास्ट 10 मंथ इंटू में नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। जो तीनों में सबसे कम आएगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट, बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। दूसरा, अगर कोई ग्रेचुइटी रिसीव होती है ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस तो फिर मतलब सर्विस के दौरान अगर आपको ग्रेचुइटी मिली है तो वो पूरी तरह से क्या है, टैक्सेबल है।
चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे नॉन गवर्नमेंट, क्योंकि ग्रेचुइटी जो है वो मिलती है जनरली कब, रिटायरमेंट के बाद में, ठीक है ना। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए जो टोटल एग्जामिशन अमाउंट जो है वो कितनी है, 20 लाख, ठीक है। तो एक साल, एक पूरी लाइफ टाइम के अंदर जो है वो 20 लाख रुपए तक की ग्रेचुइटी आपके लिए क्या रहेगी, एग्जाम्प्ट रहेगी, ठीक है। फिर है पेंशन। पेंशन की बात करें तो हमने पढ़ा था पेंशन दो तरीके का, एक है कम्यूटेड, एक है अनकम्यूटेड। जो अनकम्यूटेड पेंशन होती है मतलब मंथली पेंशन, तो वो आपके लिए फुली क्या है, टैक्सेबल, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे नॉन गवर्नमेंट। बात आएगा कम्यूटेड का, तो कम्यूटेड पेंशन जो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो पूरी क्या है, एग्जाम्प्ट है। नॉन गवर्नमेंट के लिए जो देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय जो है क्या उसको ग्रेचुइटी मिल रही है, नहीं मिली। अगर एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी मिल रही है तो फिर 1/3 पोर्शन क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट, और अगर एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी नहीं मिली तो हाफ पोर्शन जो वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी पेंशन जो मिलती है किसको, फैमिली मेंबर ऑफ द डिसीज एम्प्लॉय, ठीक है, टैक्सेबल एज अ फैमिली, उसको टैक्सेबल माना जाएगा एज ए फैमिली पेंशन, ठीक है। और वो टैक्सेबल होगी किसके, कहां पे, अदर सोर्सेज में। फैमिली के टैक्सेबल होगी कहां, अदर सोर्स। लेकिन अगर कोई भी फैमिली पेंशन मिलती है किसको, मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस को, ठीक है, या पैरामिलिट्री फोर्सेस को, या विनर ऑफ द गैलेंट्री अवार्ड, या परमवीर चक्र, या महावीर चक्र, या वीर चक्र, तो वो पूरी तरह से फैमिली इनकम जो क्या रहेगी, एग्जाम्प्ट रहेगी। फिर एग्जाम्पल बताया था आपको, देख लेना एक बार। फिर लीव सैलरी। लीव सैलरी का मतलब ये है कि एक एम्प्लॉय को पूरे साल में जो छुट्टियां मिलती है, ठीक है, तो एम्प्लॉय जो है अगर वो छुट्टी नहीं ले रहा तो उनको एनकैश भी करवा सकता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लीव सैलरी जो है वो पूरी तरह से क्या, एग्जाम्प्ट है, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट के लिए देखना पड़ेगा क्या, चार कंडीशन, चार में जो सबसे कम है वो एग्जाम्प्ट, और बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो अगर मान लो एक एम्प्लॉय ने अपनी सैलरी जो उसकी लीव बची हुई थी, अगर उनको जो है वो क्या कर लिया, एनकैश करवा लिया, तो जितना भी अमाउंट मिला उसमें से इन चार में जो सबसे कम होगा वो अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्या, लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव, दूसरा 3 लाख रुपए, तीसरा 10 टाइम ऑफ द एवरेज सैलरी पर मंथ, और चौथा लीव एट द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। इन चारों में जो सबसे कम होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फेयर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, कोई भी कंपनसेशन अगर मिलता है वर्कमैन को एट द टाइम ऑफ रिट्रेंचमेंट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो उसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। जितना भी आपको मिला उसमें से जो 3 है, इन 3 में तो सबसे कम होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट। क्या, एक्चुअल रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, या फिर 5 लाख रुपए, या फिर 15/26 ऑफ द एवरेज सैलरी ऑफ द लास्ट 3 मंथ इनटू नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ द 6 मंथ। जो इन तीनों में सबसे कम होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है वॉलंटरी कंपनसेशन। अगर कोई भी कंपनसेशन मिलता है वॉलंटरी रिटायरमेंट के ऊपर, तो फिर उस केस के अंदर जो है वो क्या, इन 3 में जो सबसे कम है वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। पहला एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव, दूसरा 5 लाख रुपए, और तीसरा हायर ऑफ द लास्ट वन सैलरी इनटू 3 मंथ इनटू कंप्लीट ईयर सर्विस, या लास्ट वन सैलरी इनटू रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस, जो दोनों में हायर होगा। अब ये वैल्यू आ जाएगा, ये 3, इन 3 में जो सबसे कम होगा वो क्या हो जाएगा, आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर आगे प्रोविडेंट फंड। देखो प्रोविडेंट फंड स्कीम जो है वो है आपका एक वेलफेयर स्कीम है, जो होती है किसके लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज। अंडर दिस स्कीम certain sum is deducted by the employer from the employee salary as a reduction to the PF every month। तो एम्प्लॉयर जो वो क्या करेगा, एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ अमाउंट जो है पीएफ का काटता रहेगा, और वो एक प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर जो है वो क्या, जो भी प्रोविडेंट फंड खुले उनके अंदर क्या करेगा, जमा करवाएगा। खास बात यह है कि जितना अमाउंट से एम्प्लॉय की सैलरी में से काटा गया उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर जो वो भी क्या करता है, सबमिट करता है, ठीक है। अब यहां पे अपने को देखना पड़ता है कि अगर मान लो एम्प्लॉयर ने जो ज्यादा अमाउंट एम्प्लॉय के बिहाव पे जो सबमिट कर दिया प्रोविडेंट फंड में, तो उसके लिए क्या टैक्सेबल है। अब उसके लिए प्रोविजन जो वो क्या बोलते हैं, तो पहले यहाँ पे हम ये करते हैं कि जो प्रोविडेंट फंड है उनको 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक है आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक है यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड, एक है पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और एक है एएसएफ बोले तो अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड। तो यहां पे अगर बात करेंगे एसपीएफ के बारे में, तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या, जितना भी एम्प्लॉय अगर कंट्रीब्यूट करता है एसपीएफ में और आरपीएफ में या पीपीएफ में या एएसएफ में, तो उसको जो है सेक्शन 80C के अंदर क्या मिलेगी, रिडक्शन। अगर एक एम्प्लॉय ने जो है वो यूआरपीएफ में अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कोई पैसा सबमिट किया, तो उसकी सेक्शन 80C में रिडक्शन नहीं मिलेगी। दूसरा, एम्प्लॉय अगर कोई एम्प्लॉयर जो है वो भी अगर आपके यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, एसपीएफ में कंट्रीब्यूट करेगा, एग्जेम्प्ट है, आरपीएफ में करेगा तो अप टू 12% ऑफ सैलरी तक एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर का टैक्सेबल। उसके अलावा जो अगर यूआरपीएफ में अगर कर रहे हैं तो वो रिटायरमेंट के टाइम पे क्या होगा, टैक्सेबल होगा। और पीपीएफ के अंदर जो है वो क्या, एम्प्लॉयर डज नॉट कंट्रीब्यूट, ठीक है। और यूआरपीएफ के अंदर उसमें क्या बोलते हैं, अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड के अंदर जो वो कितना 7.5 लाख रुपए तक क्या रहेगा एग्जाम्प्ट, उसके ऊपर का अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। इंटरेस्ट की अगर बात करें तो इंटरेस्ट क्रेडिट टू द फंड ऑन द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे तो फुली एग्जाम्प्ट है दोनों के, इसमें दोनों केस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे भी। वही अगर बात करेंगे किसका, एम्प्लॉय उसका क्या बोलते हैं आरपीएफ के केस में, तो अगर आरपीएफ के केस में प्रोविडेंट फंड के ऊपर आपको कोई भी क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो 9.5% तक क्या रहेगा एग्जाम्प्ट, उसके ऊपर का अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, ठीक है। मेन जो बात निकल के आई थी वो ये थी कि अगर मान लो आपको कोई भी प्रोविडेंट फंड का पैसा मिला, अगर वो 7.5 लाख रुपए से ऊपर है, सारा प्रोविडेंट फंड मिला के, तो 7.5 लाख रुपए से ऊपर का जो भी अमाउंट होगा वो आपके लिए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा। लमसम पेमेंट जब मिलेगी एसपीएफ से, आरपीएफ से
पीपीएफ से और सुपर एनुअल फंड से वो पूरी की पूरी क्या रहेगी, एग्जेम्प्ट रहेगी। लेकिन अगर यूआरपीएफ से अगर आपको कोई भी पैसा जो वो क्या होता है मिलता है, ठीक है ना, लमसम अमाउंट अगर मिलेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, बाइफर्केशन करेंगे। जो एक्यूमुलेटेड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था वो तो आपका क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा, और जो एक्यूमुलेटेड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है और इंटरेस्ट ऑन द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वो आपके लिए टैक्सेबल माना जाएगा इन प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ठीक है। और वो टैक्सेबल होगा कहां, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और यहां पे मैंने लिखा एक मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन ना 7.5 लाख रुपए का एन एम्प्लॉय कैन मेक टुवर्ड्स द आरपीएफ, एनपीएस, सुपर एनुअल फंड, और 7.5 से ऊपर का जो भी अमाउंट होगा वो टैक्सेबल परक्यूसिट्स माना जाएगा इन द हैंड ऑफ द एसएससी, ठीक है। तो यहां पे मैंने कुछ लिखा, देखो क्या, अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है वो 2.5 लाख से एक्सीड कर गया और वेयर देयर इज नो कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर, तो और वो एक्सीड कर गया 5 लाख से, तो इंटरेस्ट जो है ना ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 2.5 लाख या 5 लाख एज द केस में भी शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड शैल बी लायबल टू द टीडीएस। इसके बाद है अपना अगला चैप्टर जो था चैप्टर नंबर 6, दैट इज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये पहला हेड हमने अभी कवर किया, दैट इज द इनकम फ्रॉम सैलरी। जो पूरा हेड था हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके ऊपर लगभग हमने 7 एक लेक्चर शायद लगाए थे, तो बड़े तरीके से उसको आई होप आपने किया होगा, अब आपका रिवाइज भी हो गया होगा। चलो फिर है जी आपका चैप्टर नंबर 6 जो था आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सबसे पहले जो चार्जिंग सेक्शन था वो तो सेक्शन 22, और चार्जिंग सेक्शन जो है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो बेस है ना अपना हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए वो है आपका एनुअल वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो क्या पढ़ा, अगर 3 कंडीशन है, अगर आप 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आपको अगर कोई इनकम मिलेगा तो इनकम फ्रॉम सैलरी माना जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। पहला, अगर देयर शुड बी बिल्डिंग होनी चाहिए या लैंड होनी चाहिए जो बिल्डिंग के साथ क्या अटैच हो। दूसरा, एसएससी उसका जो है वो क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए। और तीसरा, हाउस प्रॉपर्टी जो है वो बिजनेस या प्रोफेशन के लिए आपने यूज ना की हो, ठीक है। अब यहां पे कुछ खास बात थी, अगर ऑब्जेक्ट क्लोज या पार्टनरशिप डेट दिखा उसमें प्रोवाइड किया गया पार्टनरशिप जो है वो प्रीमाइसेस लेगी ऑन द रेंट पे क्या करेंगे आगे, सबलेटिंग के लिए, ठीक है। तो वहां से जो इनकम आएगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा, जो पार्टनर की इनकम होगी, ठीक है। दूसरा, अगर आपने जो है वो क्या आपका प्रिंसिपल बिजनेस जो है वो है जो आपने मेमोरेंडम में डाला कि हम जो रेंटल इनकम कमाएंगे फ्रॉम द लेटिंग ऑफ द लेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, तो फिर वहां की जो इनकम है वो आपका, क्योंकि आपने मेमोरेंडम में डाल दिया कि भाई हम तो क्या करेंगे रेंटल इनकम कमाएंगे, तो वो आपकी पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी। दूसरा, वेयर द मेन पर्पस जो था वो था आपका कंस्ट्रक्शन करना, ओके। अब आपने प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कर लिया लेकिन कुछ समय के लिए वो अभी बिकी नहीं है, ओके, तो आपने उसको किराए पे चढ़ा दिया, तो वहां से अगर कोई इनकम आएगा तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। कंपोजिट इनकम अगर आपको रिसीव होती है जिसको आप वो बाइफरकेट नहीं कर सकते तो वो टैक्सेबल होगा कहां, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है। अगर कोई भी इनकम आती है किसी ऐसी बिल्डिंग से जो कंस्ट्रक्टेड बाय द एसएससी ऑन द लैंड नॉट बिलोंगिंग टू हिम, तो वो भी टैक्सेबल होगा। अगर आपको रिसीव हो रही है इनकम ना ऐसी बिल्डिंग पे जो बिल्डिंग आपके नाम पे नहीं है, ठीक है, बट जो रेंट है वो आपको रिसीव हो रहा है, तो टैक्सेबल होगा कहां, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। कोई भी रेंटल इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द डेवलपिंग ऑपरेटिंग मेंटेनिंग एंड इंडस्ट्रियल पार्क, तो टैक्सेबल होगा कहां, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है। कंपोजिट रेंट के केस में हम ये देखते हैं, अगर आपने जो है वो मान लो घर भी दे दिया साथ में कुछ बिल्डिंग के साथ में जो है वो आपने एसी फर्नीचर ये सब भी दे दिया, तो अब हम ये देखेंगे कि जो कंपोजिट रेंट है क्या आप उसको बाइफरकेट कर सकते हो या नहीं। अगर उसको स्प्लिट ऑफ किया जा सकता है तो फिर क्या होगा, जो भी रेंट का पोर्शन एट्रीब्यूटेबल टू लेटिंग ऑफ द प्रीमाइसेस तो वो तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम माना जाएगा, लेकिन जो रेंट का पोर्शन है हाउस प्रॉपर्टी के अलावा वाला तो वो टैक्सेबल होगा कहां पे, अदर सोर्सेज में। लेकिन अगर आपने उसको बिजनेस बना रखा है तो टैक्सेबल होगा कहां पे, पीजीबीपी हेड के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर लेटिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इज इनसेपरेबल, अगर आपने जो घर भी दिया घर के साथ और चीजें भी दे दी और आपने जो फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करवाई है आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो फिर वो जो कंपोजिट रेंट आपको मिला वो टैक्सेबल होगा कहां पे, अगर वो आपका बिजनेस है तो पीजीबीपी हेड में, और अगर बिजनेस नहीं है तो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है। अब कैसे डिटरमाइन करते हैं जीएवी को, ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर एंट्री वैल्यू विच एवर इज हायर, वो जो हायर वैल्यू उसको कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड से, और स्टैंडर्ड से कंपेयर करके देखें विच एवर इज लोअर, फिर उस वैल्यू को कंपेयर करेंगे एक्चुअल एंटीसीप से विच एवर इज हायर, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर जीएवी में से हम जो है वो क्या करते हैं, माइनस करते हैं रिडक्शन अंडर सेक्शन मतलब अनलेस रेंट की रिडक्शन माइनस करते हैं, ठीक है। वो है रूल 4 की, रूल 4 जो है उसमें 4 कंडीशन है, अगर ये 4 कंडीशन आप सेटिस्फाई कर दो तो आपको अनलेस रेंट की रिडक्शन मिलेगी। पहली कंडीशन क्या, टेनेंसी एग्रीमेंट होना चाहिए, इसका मतलब टेनेंसी बोनाफाइड हो, मतलब टेनेंसी एग्रीमेंट हो। दूसरा, डिफॉल्टिंग टेनेंट ने जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को वैकेट कर दिया हो। तीसरा, टेनेंट हैज नॉट ऑक्यूपाई एसएससी एनी अदर प्रॉपर्टी। चौथा, एसएससी ने जो है वो रेंट रिकवरी के लिए या फिर प्रॉपर्टी खाली करवाने के लिए जो है वो स्टेप उठा लिए हों।
आगे अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कंप्यूट करेंगे? सबसे पहले लेंगे जीएवी। जो जीएवी है जब आप निकालोगे ना तो अनलाइज रेंट की डिडक्शन इसमें से क्या कर लोगे? माइनस कर लोगे, अगर आपने रूल 4 को क्या किया? सेटिस्फाई। फिर इसमें से माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी ओनली किसको? ओनर को, ठीक है, और ओनली ऑन पेड बेसिस। लेकिन अगर मान लो एसएससी जो है, अगर म्युनिसिपल टैक्स जो है वो पे किया टेनेंट ने, लेकिन आपके बिहाफ पे पे किया, तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है ना। और दूसरा डिडक्शन मिलेगा ऑन पेड बेसिस, ठीक है। अब जो अगर आपका जीएवी है, जीएवी में से माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, तो आएगा आपका एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल में से माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का। सेक्शन 24 में दो तरह की डिडक्शन मिलती है, एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 30% होता है एनएवी, और एक मिलेगा आपका इंटरेस्ट लोन का। इंटरेस्ट लोन को दो पार्ट में बाइफरकेट करते हैं, एक है प्री कंस्ट्रक्शन, एक है पोस्ट। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट की डिडक्शन तो 100% मिलेगी, और जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है उसकी डिडक्शन मिलेगी कितना? हर साल 20%, ठीक है। ये करने के बाद जो आएगा वो होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हम कैसे कंप्यूट करते हैं इंटरेस्ट लोन? तो आपको मैंने बताया था जिस दिन घर बनके तैयार हुआ उससे जस्ट पहले की 31 तारीख तक का जो 31/3 तक का जो पीरियड रहेगा वो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के अंदर जो ब्याज निकलेगा उसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और जो भी वो इंटरेस्ट है उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको जो क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। और जिस दिन घर बनके तैयार हो गया उसके आगे का जो वो है पीरियड है उसको बोलेंगे पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड के अंदर जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है पेंडिंग लोन के ऊपर उस पे 100% आपको डिडक्शन उन सेम ईयर के अंदर जो है वो अलाउड हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा था, एक बार देख लेना इसको, ठीक है। फिर यहां पे हमने देखा था कि सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस जो होता है ना उसके अंदर जीएवी जो है वो क्या होती है? नील। अगर जीएवी नील है तो फिर बट नेचुरल है कि म्युनिसिपल टैक्स की भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, तो आपकी एनुअल वैल्यू भी क्या? नील। अगर एनुअल वैल्यू भी नील है तो उस केस के अंदर जो है वो क्या होगा? आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 30% का वो भी आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ एक डिडक्शन जो है वो अलाउड होती है सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस के अंदर, वो है कौन सा? इंटरेस्ट ऑन लोन का। अब इंटरेस्ट लोन की डिडक्शन जो है वो कितनी है? अगर लोन लिया कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्विजिशन के लिए, तो 2 लाख रुपए तक, ठीक है, और नहीं तो 30,000 रुपए तक। अब ये कंडीशन जो है वो 2 लाख वाली वो क्या है? तो यहाँ पे अगर आपने जो है वो प्रॉपर्टी एक्वायर किया 1/99 या उसके बाद में, दूसरा घर जो आपका 5 साल में बनके क्या हो गया? तैयार हो गया। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो और घर जो है वो 5 साल में बनके क्या हो गया? तैयार हो गया, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलेगी, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलेगी वो कितने मिलेगी? 30,000 रुपए तक की, ठीक है। दूसरा लेट आउट के केस में या सेल्फ ऑक्युपाइड के केस के अंदर, मतलब अगर घर पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड था और पार्ट ऑफ द ईयर जो है वो क्या था? आपका लेट आउट था, तो उस केस के अंदर या डीम टू बी लेट आउट के केस में जो कंपटीशन रहेगा वो लगभग क्या रहता है? आपका सेम रहेगा, ठीक है। आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है उस पर डिडक्शन मिलती है कैसे? 1/5, ठीक है। अगर हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट फॉर द रिमेनिंग पार्ट, तो इसको डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा। ये मान लेंगे पूरे साल वो क्या रही? लेट आउट रही है, ठीक है। अगर पार्टली लेट आउट है, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो हम देखें प्रॉपर्टी डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो लेट आउट पोर्शन का ट्रीटमेंट अलग चलेगा, और जो आपका सेल्फ ऑक्युपाइड है उसका ट्रीटमेंट क्या चलेगा? अलग चलेगा, ठीक है। इसके बाद जो मेन था, ये तो सिंपल था। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एसएससी के पास जो है वो क्या है? अगर एसएससी के पास जो है वो 2 से ज्यादा घर हैं तो उस केस में जो वो क्या होगा? और दोनों घर को उसने दो या 2 से ज्यादा घर हैं और उसने सारे घर को सेल्फ ऑक्युपाइड किया हुआ है, तो इनकम टैक्स के अंदर ये बोल रखा है कि आप मैक्सिमम 2 घर को सेल्फ ऑक्युपाइड कर सकते हो। 2 से ऊपर जो भी घर होंगे ना उनको आपको डीम टू बी लेट आउट मानना पड़ेगा, और उसके ऊपर जो है वो इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ये बात थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर घर पार्टली लेट आउट था और पार्टली यूज था बिजनेस के लिए, तो जो लेट आउट हाउस है इसका ट्रीटमेंट तो किया जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, और जो बिजनेस के लिए है इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा कहां पे? पीजीपीपी में, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड, तो उसके ऊपर 2 साल के बाद में जो है जो भी मतलब आपका काम जो है वो बिल्डिंग बनाने का, आप बिल्डर हो, बिल्डिंग आपने बना लिया और 2 साल तक अगर जो है वो आपने उसको नहीं बेचा तो 2 साल तक तो हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब उसके ऊपर कोई इनकम आपसे चार्ज नहीं करेंगे। 2 साल के बाद हम जो है वो नोशनल रेंट उसके ऊपर जो क्या कर लेंगे? चार्ज करें, और ये मान लेंगे कि घर आपका जो किराए पे चढ़ा हुआ है, ठीक है। नोशनल इनकम का जो वो प्रोविजन है वो किस पे? 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर, ओके। तो एक एसएससी अगर उसके पास में जो है वो मान लो 4 घर है या 5 घर है, तो 5 में से वो 2 घर को जो है वो सेल्फ ऑक्युपाइड दिखाएगा, बाकी जो घर होंगे उनको वो क्या दिखाएगा? डीम टू बी लेट आउट उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। फिर है टैक्सेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अगर आउटसाइड इंडिया अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अगर आपको कोई भी रेंट मिल रहा है तो आप रेजिडेंट है या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसके लिए टैक्सेबल है इंडिया में, और अगर आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट तो वो आपके लिए क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। डिटरमिनेशन कैसे करते हैं तो आपको ये बता दिया, इस तरीके से डिटरमिनेशन होगा। सबसे पहले जीएवी माइनस करेंगे हम उसमें से क्या? जो म्युनिसिपल टैक्स,
कर लिया। फिर आएगा एनएवी मेंस क्लेम डिडक्शन सेक्शन 24 का, दो है, एक है स्टैंड डिडक्शन, एक है इंटरेस्ट लोन का। करने के बाद जो आएगा वो होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर एरियर, जिस भी साल एरियर मिलेगा या जो अनलेस रेंट आपको मिलेगा उस साल जो भी आपको अमाउंट मिला वो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जोड़ोगे और उसमें से फ्लैट 30% का जो है वो डिडक्शन आपको अवेल हो जाएगा। ठीक है, अगर अनलेस रेंट अगर आपको जो है इस साल क्या हो रहा है रिकवर हो रहा है तो उस केस के अंदर जो क्या होगा, सबसे पहले जितना भी रेंट आपको रिकवर हुआ उसमें से जितने अनलेस रेंट की आपको पहली डिडक्शन नहीं मिलती, पहला अमाउंट उसको मानेंगे, उसके आगे का जो अमाउंट रहेगा ना वो हम मानेंगे कि ये अनलेस रेंट है जो अपने को रिकवर हुआ, इसको हम अपने इनकम में शो करेंगे, उसमें से फ्लैट 30% की क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, इसका मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाया था, एक बार देख लेना उसको। ओके, फिर प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर, अगर प्रॉपर्टी को ओनर ने ले रखी है तो उस केस के अंदर क्या होगा, तो जो डिटर्मिनेशन है वो क्या अलग अलग तरीके से किया जाएगा और सबको जो अलग अलग सेपरेट डिडक्शन जो अलाउड की जाएगी। ठीक है, डीम्ड ओनर, इन सब लोगों को डीम्ड ओनर माना जाएगा और अगर ये डीम्ड ओनर है तो जो भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो इन लोगों के हैंड में जो क्या होगी, टैक्सेबल होगी। ठीक है, सेटअप ऑफ द लॉसेस, अगर मान लो कभी हाउस प्रॉपर्टी से जो है वो क्या आ गया, लॉस आ गया, तो उस केस में 2 लाख रुपए तक जो है वो आप उसको करंट ईयर की इनकम से जो है वो सेटअप कर सकते हो। ठीक है, 2 लाख से ऊपर का जो भी लॉस होगा हाउस प्रॉपर्टी का तो उसको आप जो है वो कैरी फॉरवर्ड करोगे अगले 8 सालों के लिए। ठीक है, फिर व्हेन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट चार्जेबल टैक्स, तो ये जो इनकम है ये आपका एग्जेम्प्ट है। तो क्या इनकम फ्रॉम एनी फार्म हाउस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इनकम या एनुअल वैल्यू ऑफ वन प्लेस इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द एक्स रूलर या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द लोकल अथॉरिटी या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किसका, अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन का, तो ये सब केस में जो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो क्या रहेगी, एग्जेम्प्ट रहेगी। क्या एनुअल वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, सिर्फ एक केस में, अगर मान लो कभी भी ऐसा हुआ कि आपका जो म्युनिसिपल टैक्स आपने जो पे किया वो जीएवी से भी फालतू था तो उस केस के अंदर आपकी एनुअल वैल्यू जो नेगेटिव आ सकती है। ओके जी सर, ये था आपका चैप्टर नंबर 6 दैट इज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब है चैप्टर नंबर 10 दैट इज द डिडक्शन का। अब देखो डिडक्शन जब हमने पढ़ा ना तो हमने पढ़ा था डिडक्शन 2 तरह की होती है। ठीक है, एक होती है इंट्रा हेड और एक होती है कौन सी, इंटर हेड। आज सुबह से रखा हुआ है फास्ट, सिर्फ पानी पी सकते हैं। अब भूख लग रही थी ज्यादा, क्या हुआ क्या ही बताऊं, इसीलिए पानी पी भी गया ना तो 2-3 बोतल पी लिया। भूख लग रही है भाई, अब क्या करें, लेकिन फास्ट है, रखना पड़ेगा। ठीक है ना, कोई बात नहीं, चलेगा। चलो अब हम पढ़ते हैं डिडक्शन को। डिडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो डिडक्शन देखो 2 तरह की होती है, एक होती है इंटरहेड और एक होती है कौन सा, इंटरहेड। अब हमने क्या पढ़ा था, जो इंटरहेड होती है वो तो होती है सेक्शन 80C से 80U का जो आपको जीटीए में से मिलती है, और जो इंटरहेड होती है जैसे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपका सेक्शन 24 का, सैलरी के अंदर सेक्शन 16 का, पीजीबीपी हेड के अंदर आपका सेक्शन 54 उसका पीजीबी बोला, कैपिटल गेन में सेक्शन 54 का, पीजीबी में सेक्शन 35 का डिडक्शन, इनको बोलते हैं हम लोग क्या, इंट्रा हेड। ठीक है, जो पर्टिकुलर हेड में से मिलती है। ओके, अब खास बात क्या, 80C से 80U की डिडक्शन है वो इन इनकम में से नहीं मिलती है। क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111A वाला, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इनकम रेफर जो सेक्शन 115A, AB, AC, AD और ADD, इनमें से कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। आगे सेक्शन 80C से 80U की डिडक्शन जो है वो कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है। ओके, एक तो होती है डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ द सर्टेन पेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट और एक होती है डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन इनकम। ठीक है, तो ये जो है ये है 80IA से लेके 80U तक की। ओके, अगर कोई इंडिविजुअल HUF जिसने 115 BAC को ऑप्ट कर लिया, ठीक है ना, मतलब जो अल्टरनेट टैक्स रिजीम है, जो न्यू स्ट्रक्चर है उसको ऑप्ट कर लिया, तो आपको जो है वो सेक्शन 80C से 80U की डिडक्शन नहीं मिलेगी, इनको छोड़ के सिर्फ ये मिलेंगे। कौन सा, सेक्शन 80CC2 की मिलेगी, 80CCH की मिलेगी और 80JJA की मिलेगी। ठीक है, अब बात करेंगे डिडक्शन का। तो देखो सबसे पहले जो वो क्या बोलते हैं, देखो बोलते हैं डिडक्शन के बारे में, सेक्शन एक तो है सेक्शन 10। सेक्शन 10 में जो है वो डिडक्शन दे रखे, सेक्शन 10 में दे रखे एग्जेम्पशन। ठीक है, और जो आपका चैप्टर 6A है इसके अंदर दे रखे आपको क्या, डिडक्शन। ठीक है, किसी भी हाल में डिडक्शन जो है वो कभी भी आपकी जीटीए से ज्यादा नहीं होंगे। तो डिडक्शन की लिमिट जो वो क्या है, अगर डिडक्शन जीटीए से ज्यादा, मतलब मान लो आपकी ग्रोस टोटल इनकम तो आ रही है मान लो 7 लाख और आपकी जो डिडक्शन बैठ रही है वो बैठ रही है 8 लाख, तो डिडक्शन मैक्सिमम मिलेगा कितना, 7 लाख रुपए तक। ठीक है ना, मतलब डिडक्शन की वजह से कभी भी एसएससी को जो लॉस से नहीं आएगा। ठीक है, अब आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो 80C की डिडक्शन जो है वो एप्लीकेबल है किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए, HUF के लिए। इसमें कौन कौन सी डिडक्शन आती है, तो सबसे पहले तो लाइफ इंश्योरेंस का। ठीक है, अगर एसएससी ने प्रीवियस ईयर के लिए जो है वो क्या किया, आपने खुद के लिए
ठीक है, या स्पाउस के लिए, या चाइल्ड में मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिपेंडेंट हो, नॉट डिपेंडेंट हो, इनके लिए, या एचएफ ने अगर अपने मेंबर्स के लिए अगर कोई भी जो वो क्या लिया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई प्लान लिया, तो उसके ऊपर जितना भी आप क्या करोगे, प्रीमियम का पेमेंट करोगे, तो वो प्रीमियम का पेमेंट जो है वो क्या रहेगा, जो भी आप प्रीमियम पे करोगे उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 80C में। कितनी? अगर आपने पॉलिसी लिए 1, 4, 12 हो या उसके बाद में, तो जो भी डिडक्शन जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, जो भी प्रीमियम पे किया, या 10% ऑफ द एक्चुअल सम एश्योर्ड विच इज लेस। और अगर आपने पॉलिसी लिए 1/4/2012 से पहले तो 20% तक की आपको डिडक्शन मिल सकती है। और अगर आपने पॉलिसी लिए 1/4/13 या उसके बाद में, लेकिन किसके लिए, एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, तो उस केस में आपको जो डिडक्शन है वो कितनी मिलेगी, 15% ऑफ द एक्चुअल सम एश्योर्ड, वहां तक आपको डिडक्शन जो अवेल हो सकती है। अगर प्रीवियस ईयर में आपने कोई भी पैसा कंट्रीब्यूट किया, पीपीएफ में, एसपीएफ में, आरपीएफ में या सुपर एनुएशन फंड में, डिडक्शन मिलेगा 80C में। कोई भी पैसा आपने यूलिप में, यूटीआई, एलआईसी म्यूचुअल फंड इनमें लगाया तो डिडक्शन मिलेगा 80C में। कोई भी पेमेंट अगर आपने किया नोटिफाइड एन्युटी प्लान हो तो एलआईसी में, डिडक्शन मिलेगा 80C में। कोई भी अगर आपने डिपॉजिट किया इन द अकाउंट इन सच अकाउंट अलाउड एज डिडक्शन फॉर गर्ल चाइल्ड के लिए, या पेमेंट टू नोटिफाइड सिक्योरिटी डिपॉजिट इन द नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम में, तो डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80C के अंदर। कोई भी अगर आपने जो लोन लिया था घर को बनाने के लिए और उस लोन का क्या कहते हैं रीपेमेंट कर दिया, डिडक्शन मिलेगा 80C में। 5 ईयर का एफडीआर लिया, फिक्स डिपॉजिट रिसीट अगर आपने ले रखी है, डिडक्शन मिलेगा 80C में। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कोई पैसा जमा करवाया, एनपीएस कोई भी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट टू कंट्रीब्यूशन मेड इन द एम्प्लॉय एनपीएस, तो डिडक्शन मिलेगा 80C के अंदर। अगर आपने कोई भी जो है एनएससी के, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के कोई इश्यू जो है क्या करें, परचेज करें, तो डिडक्शन 8th इशू 9th इशू वाला, तो डिडक्शन मिलेगा कहां, 80C में। क्वांटम डिडक्शन क्या है, सेक्शन 80C का 80CCC और 80CCD की तीनों की डिडक्शन मिला के जो 1.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। CCC में क्या आएगा, अगर आपने कोई भी जो है वो क्या किया, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया किसी एन्युटी प्लान होता है एलआईसी, तो डिडक्शन मिलेगा कहां, 80CCC। 80CCD2 जो है वो उसमें 3 सेक्शन आएंगे, 80CCD1, 1B और 80CCD2। एक 80CCD का एच भी आएगा, अभी हम आगे देखेंगे। अब सबसे पहले 80CCD1 जो क्या बोलता है, अगर एसएससी जो है वो एम्प्लॉई है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, या किसी और एम्प्लॉयर का, या कोई और एसएससी है, तो अगर उसने जो है वो एनपीएस के अंदर कोई भी पैसा क्या किया, डिपॉजिट किया, तो 10% ऑफ, अगर वो एम्प्लॉई है तो 10% ऑफ सैलरी एक्चुअल अमाउंट या 10% ऑफ सैलरी विच ऑफ लेस, उसकी क्या मिलेगी, रिडक्शन मिलेगी। और अगर वो नॉन एम्प्लॉयड मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उस केस में जितना भी अमाउंट उसने डिपॉजिट किया, या 20% ऑफ हिज जीटीआई विच ऑफ लेस, उसकी क्या मिलेगी, रिडक्शन मिलेगी। 80CCD1B में एक्स्ट्रा रिडक्शन मिलेगी कितना, 50,000 रुपए तक का। और 80CCD2 जो है वो क्या है, कोई भी अमाउंट अगर कंट्रीब्यूट किया गया एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर के द्वारा कोई भी पेमेंट जो किया गया टू सच पेंशन स्कीम में, तो उसकी डिडक्शन मिलेगी कहां पे, 80CCD2 के अंदर, ठीक है, ये था। फिर 80CCE जो है वो क्या बोलता है कि 80C की, 80CCC और 80CCD1 इन तीनों की डिडक्शन मिला के 1.5 लाख से ऊपर नहीं होने चाहिए, ठीक है। 80CCE फिर 1B जो है इसमें ये अलग से मिलेगी, मैक्सिमम डिडक्शन कितना है, 50,000 रुपए तक का, ठीक है। 80CCD1 1B हो गया, 80CCD2 हो गया, ये आपको मैंने करवा दिया। फिर 80CCH ये है किसका, रिडक्शन इन रिस्पेक्ट टू द कंट्रीब्यूशन टू द अग्निपथ स्कीम। अगर मान लो एम्प्लॉयर ने अग्निपथ स्कीम के अंदर कोई पैसा किसी फंड के अंदर जो वो क्या किया, अग्निपथ स्कीम को लेकर के कोई भी पैसा अगर जो वो क्या किया, कंट्रीब्यूट किया, तो उसकी रिडक्शन जो वो मिलेगी का 80CCH के अंदर, ठीक है। इसके बाद है जी आपका, ये हमारा हो गया था 80CCD3, ये क्या, अगर विड्रॉल करते हो तो डिडक्शन है 80CCD3 में, विड्रॉल द एनपीएस, ठीक है। फिर है 80D जो बात करते हैं किसका, रिडक्शन इन द मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर एसएससी ने प्रीवियस ईयर में कोई भी मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, ठीक है, अगर वो ली है किसके लिए, खुद के लिए, स्पाउस के लिए या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, तो 25,000 रुपए तक जो है वो क्या प्रीमियम जितना भी पे किया वो, या 25,000 विच ऑफ उसकी मिलेगी क्या, रिडक्शन। और अगर ले रखी है पेरेंट्स के लिए तो 25,000 की रिडक्शन अलग हो जाएगी। और अगर मान लो कभी ऐसा है कि पेरेंट्स जो है वो क्या सीनियर सिटीजन है, तो फिर रिडक्शन कितनी हो जाएगी, 50,000 रुपए तक की, ठीक है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे अगर आप कोई खर्चा करते हो, ठीक है, तो 5,000 रुपए की रिडक्शन इसको अलग से और मिलेगी, लेकिन ये 5,000 रुपए उस 25,000 की लिमिट के अंदर जो वो क्या इंक्लूड है, ठीक है जी। आप डिडक्शन आपका एलिजिबल नहीं होगा अगर आपने कोई भी पेमेंट जो वो किया कैसे, कैश में पेमेंट होना चाहिए अदर देन कैश मोड के अंदर, ठीक है। ये था 80D। फिर D, अगर एम्प्लॉय ने जो है वो कोई भी मतलब अगर एसएससी जो है उसने अगर मान लो प्रीवियस ईयर के अंदर कोई भी जो वो खर्चा किया किस पे, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डिपेंडेंट ऑफ डिसेबिलिटी पे, तो सीधा जो है वो कितना 75,000 की फ्लैट आपको क्या मिल जाएगी, रिडक्शन। और अगर एसएससी ने कोई भी जो मेडिकल के ऊपर फिक्स खर्चा कर दिया, ठीक है, जो सीवियर डिसेबल है उनके ऊपर, तो फिर उस पर जो डिडक्शन मिलेगी वो कितने मिलेगी,
25,000। ठीक है, तो अगर नॉर्मल डिसेबल है तो 75,000 फ्लैट डिडक्शन, और अगर सीवियर डिसेबल है तो 1,25,000 की फ्लैट डिडक्शन। ठीक है ना। तो अगर एसएससी ने कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर खर्चा किया, या कोई भी अगर खर्चा कर दिया ना मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डिसेबल के ऊपर, ठीक है, तो अपने को ये नहीं देखना कि एक्चुअल में खर्चा कितना किया है, नहीं, फ्लैट डिडक्शन मिलेगा। कितना? अगर नॉर्मल डिसेबल है तो 75,000, सीवियर डिसेबल है 1,25,000। फिर 80DD बी जो वो क्या बोलता है, अगर एसएससी ने जो है प्रीवियस ईयर में कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया स्पेसिफिक डिसीज का, एलिमेंट का, तो फिर उस केस के अंदर अगर जो भी खर्चा किया, अगर वो एसएससी जो है वो क्या सीनियर सिटीजन है तो 1,00,000 रुपए तक, वेरी सीनियर सिटीजन है तो 1,00,000, और जनरल या नॉर्मल है मतलब 60 साल से कम हो रहा है तो 40,000 रुपए तक जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो लीस्ट ऑफ द एक्चुअल पेमेंट या 40,000 व्हिचएवर इज लेस, वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी मतलब। ठीक है। फिर 80E, अगर प्रीवियस ईयर के अंदर एसएससी ने जो है वो कोई लोन लिया था और लोन के ऊपर उसने कोई इंटरेस्ट पे किया, लोन लिया था किसके लिए, लोन लिया था बेसिकली हायर एजुकेशन के लिए, उसके ऊपर अगर वो इंटरेस्ट का उसने प्रीवियस में कोई भी पेमेंट किया है तो उसका जो है वो क्या मिलेगा, रिडक्शन मिलेगा। कितना? जितना भी आपने ब्याज पे किया उस लोन के ऊपर उसकी क्या मिलेगी, रिडक्शन मिलेगी। ठीक है, ये कंडीशन पढ़ देना। लोन किसके लिए, लोन लिया खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, ये सब। ठीक है ना, अब मैं ऊपर से आपको बता रहा हूं। फिर 80EE ये क्या है, अगर एसएससी ने प्रीवियस ईयर के अंदर कोई भी लोन लिया किसके लिए, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, तो उसके ऊपर जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है उसकी रिडक्शन मिलेगी आपको 80EE में, और यहां मैक्सिमम कितना है, 50,000। ठीक है ना। अब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई है तो 50,000 रुपए तक के लोन की डिडक्शन आपको मिलेगी। ये डिडक्शन जो है वो अलग से मिलेगी। हाउस प्रॉपर्टी में जो आपको 2 लाख तक की डिडक्शन है वो तो है, उसके अलावा 50,000 की डिडक्शन आप यहां पे भी क्लेम कर सकते हो। फिर 80EE ये है, अगर आपने जो प्रीवियस ईयर में कोई भी लोन लिया किसके लिए, एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, तो 1.5 लाख रुपए तक की रिडक्शन मिल सकती है, प्रोवाइडेड ये कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसके बाद 80EE जो है, अगर एसएससी ने कोई लोन लिया इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करने के लिए, तो उसके ऊपर अगर वो कोई भी जो है वो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, तो 1.5 लाख रुपए तक की यहाँ पे क्या मिलेगी, रिडक्शन मिलेगी। अगर प्रीवियस ईयर में एसएससी ने जो कोई घर किराए पे ले रखा था उसके ऊपर रेंट का पेमेंट किया तो उसको डील करेगा सेक्शन 80G, और वो जितना भी आपने रेंट पे किया उसमें से इन तीन में जो है वो सब, इन तीन में जो कम होगा उसकी क्या मिलेगी, रिडक्शन। क्या? 25% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, या 5,000 रुपए पर मंथ। इन तीनों में जो सबसे कम होगा उसकी मिल जाएगी आपको क्या, रिडक्शन। तो क्या बोलते हैं, रिडक्शन इज अलाउड अप टू द लिस्ट ऑफ द 3, तो मतलब जो इन तीनों में सबसे कम है उसकी क्या मिल जाएगी, रिडक्शन, प्रोवाइडेड ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है ना। तो एक तो सेल्फ डिक्लेरेशन दोगे कि भैया जिस शहर में मेरे पास में मतलब मेरे नाम पे उस शहर के अंदर कोई भी और घर नहीं है, ठीक है ना, और मुझे एचआरए रिसीव नहीं हो रहा, तो ही आपको सेक्शन 80G के अंदर रिडक्शन अलाउड किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद था आपका 80G जो है वो डोनेशन के लिए। तो डोनेशन अगर प्रीवियस ईयर में अगर एसएससी ने कोई भी पैसा जो है वो क्या किया, डोनेट किया, तो देखना पड़ेगा विद लिमिट है विदाउट लिमिट है। विदाउट लिमिट है तो वहां पे आएगा आपका 100% या 50% में आपके 4 हैं, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, और राहुल गांधी ये राजीव गांधी फाउंडेशन, और प्राइम मिनिस्टर ड्रोट रिलीफ फंड। तो टोटल मिलाकर कितने, 4। वो याद करने के लिए बताया था कि सबसे पहला जो गांधी परिवार से जवाहरलाल नेहरू बने पीएम, उसके बाद जो है इंदिरा गांधी बनी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, उसके बाद में सूखा पड़ गया, उसके बाद कोई भी जो है वो गांधी परिवार से पीएम नहीं बना, तो फिर है प्राइम मिनिस्टर ड्रोट रिलीफ फंड। ये आते हैं किसमें, 50%। तो जितना भी अमाउंट आपने इनके अंदर डोनेट किया उसका फ्लैट 50% का रिडक्शन। ये है आपका 100%। जितना भी अमाउंट इनके अंदर, जैसे नेशनल डिफेंस फंड हो गया, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड हो गया, प्राइम मिनिस्टर अर्मेनिया अर्थक्वेक फंड हो गया, तो इसमें जितना भी अमाउंट आप क्या करोगे, पे करोगे, उतना पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर ये है विद लिमिट वाले। विद लिमिट वालों के लिए आपने को देखना पड़ेगा पहले क्वालिफाइंग लिमिट। क्वालिफाइंग लिमिट जो क्या होती है, 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। अब यहाँ पे जो है वो 2 तरह की होती है, 100%, 50। 100% में 2 है, एक है आपका अगर कोई भी पैसा डोनेट किया गया फैमिली प्लानिंग के लिए, या अगर किसी कंपनी ने कोई भी पैसा जो वो डोनेट किया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, तो डिडक्शन मिलेगा कितना, 100%। और 50% में क्या, कोई भी पैसा अगर आपने डोनेट किया चैरिटेबल पर्पस के लिए, या माइनॉरिटी कम्युनिटी के प्रमोशन के लिए, या नोटिफाइड टेंपल मस्जिद गुरुद्वारा इनको, या हाउसिंग एकोमोडेशन, तो इसके लिए जो है 50% की क्या मिलेगी, रिडक्शन। अब क्वालिफाइंग लिमिट जो क्या होती है, 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। कैसे कंप्यूट करेंगे तो आपको मैंने ये एग्जांपल बताया था, देख लेना। फिर 80GA जो है वो किसके लिए, डोनेशन टू द साइंटिफिक रिसर्च। अगर एसएससी ने प्रीवियस ईयर में कोई भी पैसा जो है वो क्या किया, डोनेट किया किसको, साइंटिफिक रिसर्च एंड द रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो जितना भी पैसा आपने दिया उसकी क्या मिलेगी, रिडक्शन, प्रोवाइडेड जो भी आपने डोनेशन करी है वो पैसा आपका जो है वो आपने अदर देन कैश होना चाहिए। ठीक है। अगर कैश में कोई डोनेशन किया तो 2,000 रुपए तक की रिडक्शन आपको मिलेगी।
आगे 80GG अगर एसएससी जो है वो क्या है, कंपनी है, और कंपनी ने जो है वो कोई भी डोनेशन किया किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो डिडक्शन मिलेगा 80GG में। अगर एसएससी जो है वो अगर एसएससी जो है वो कंपनी के अलावा कोई और एसएससी है, ठीक है, तो उस केस के अंदर जो है वो क्या, जितना भी अगर आपने पैसा पॉलिटिकल पार्टी को क्या किया, डोनेट किया, तो डिडक्शन मिलेगा 80GG के अंदर। फिर 80 भी अगर मान लो एसएससी ने जो है वो कोई भी उसको रॉयल्टी का इनकम मिला, तो जितना भी रॉयल्टी का इनकम मिला वो या फिर 3 लाख रुपए उसकी मिल जाएगी डिडक्शन 80 में। 80 भी अगर एसएससी को जो है कोई रॉयल्टी मिला पेटेंट्स के ऊपर, तो जितना भी डिडक्शन, जितना भी इनकम है वो या 3 लाख उसकी मिल जाएगी डिडक्शन 80 में। 80 जो है वो क्या, अगर प्रीवियस ईयर में आपको कोई भी इंटरेस्ट मिला किस पे, सेविंग अकाउंट पे, ठीक है, आपने कोई सेविंग अकाउंट था, एफडी नहीं है, सेविंग अकाउंट था इंडिविजुअल का, एचएफ का, ठीक है, और आपकी उम्र जो है वो 60 साल से कम है, ठीक है ना, तो जितना भी आपको इंटरेस्ट मिला वो या 10,000 विच डेथ उसकी मिल जाएगी डिडक्शन। अगर आपकी उम्र जो है, आप रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, ठीक है ना, तो उस केस के अंदर जो है जितना भी आपको इंटरेस्ट मिला और या 50,000 विच उसकी मिल जाएगी क्या, डिडक्शन, ठीक है। और फिर 80U है, अगर एसएससी खुद डिसेबल है, ठीक है, नॉर्मल डिसेबल है तो 75,000 की डिडक्शन है, और अगर वो सीवियर डिसेबल है, ठीक है, तो 1,25,000 की फ्लैट डिडक्शन उसको अलाउड हो जाएगी। फिर 80JJ में आपको मैंने बताया था कि ये है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस ऑफ द कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो उसके लिए ये है कि अगले 5 सालों तक जो है जितना भी अगर आप ये पैसा कमाओगे, कहां से, इस बिजनेस से, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वाले बिजनेस से अगर आप कोई पैसा कमाओगे तो पूरा का पूरा अमाउंट जो है क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। फिर 80JJA, तो ये बताया था अगर जो आपने जो है वो अगर अपने बिजनेस के अंदर एडिशनल एम्प्लॉय को क्या किया, एम्प्लॉय किया, तो उनकी जो भी एम्प्लॉय कॉस्ट आती है उसका 30% की आपको क्या मिल जाएगी, रिडक्शन मिल जाएगी अगले 3 सालों तक, एडिशनल रिडक्शन, ठीक है ना। फिर इसके अलावा कुछ और है 80IA के अंदर आएगा डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और द एंटरप्राइज जो एंगेज है किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो शुरुआत के 5 सालों में तो जितना भी पैसा कमाएंगे 100% क्या एग्जेम्प्ट है, और आगे अगले 5 सालों में जितना भी पैसा कमाओगे उसका 30% क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर 80IAB में डिडक्शन जो वो कितना, 10 सालों तक जितना भी आप प्रॉफिट कमाओगे 100% क्या एग्जेम्प्ट है। 80IAC इसके अंदर क्या है, जो एलिजिबल स्टार्टअप वाले ना, तो उसके लिए जो है वो क्या कि अगले 3 सालों तक जितना भी प्रॉफिट कमाओगे 100% क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। 80IB के अंदर जो है वो क्या आएगा, जितना भी पैसा कमाओगे उसका जितना भी पैसा कमाओगे 7 सालों तक वो पूरा क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। IBA के अंदर जो है वो क्या आएगा, जितना भी आपने पैसा कमाया IBA में, ठीक है, हाउसिंग प्रोजेक्ट से, तो 100% तक क्या है आपको रिडक्शन मिलेगा 80IBA में। फिर IE के अंदर जो है वो क्या, जितना भी आप पैसा कमाओगे कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर अगर आपने कोई बिजनेस अंडरटेकिंग को एस्टेब्लिश कर लिया तो वहां से जितना भी पैसा कमाओगे तो अगले 10 सालों तक वो जो है वो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। ओके, लो जी, ये था डिडक्शन का चैप्टर। अब है एडवांस टैक्स का चैप्टर नंबर 20। देखो नॉर्मल प्रोविजन जो वो क्या बोलता है, हम लोग जो वो ये बोलते हैं हमेशा कि जिस साल आप इनकम कमाएंगे टैक्स का पेमेंट उससे अगले साल में करेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर इनकम कमाएंगे और उस प्रीवियस ईयर में कमाई हुई इनकम के ऊपर टैक्स का पेमेंट जो किया जाएगा कब, असेसमेंट ईयर के अंदर। नॉर्मल प्रोविजन ये बोलता है, यस। लेकिन एडवांस टैक्स ये बोलता है कि देखो स्कीम, इसको बोलते हैं पे एज यू अर्न स्कीम, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे हम इनकम कमाएंगे वैसे वैसे हमको जो वो टैक्स का पेमेंट जो करना पड़ेगा। अब इसके लिए जो वो क्या 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर अपने को जो वो क्या टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर पहली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी, ऑन और बिफोर, मतलब प्रीवियस ईयर में इनकम कमा रहे हो, प्रीवियस ईयर में ही टैक्स का पेमेंट कर रहे हो, पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी ऑन और बिफोर 15 जून तक कम से कम जितना भी आपका टोटल एडवांस टैक्स बनता है उसका 15% आपको एटलीस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे सारा कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर अगली इंस्टॉलमेंट जो है वो क्या 15 सितंबर तक जितना भी आपका एडवांस टैक्स बनता है उसका आपको उसमें से 45% तक जो है वो आपको जो एटलीस्ट क्या करना है, पे करना है। फिर ऑन और बिफोर 15 दिसंबर तक जितना भी एडवांस टैक्स बनता है उसका 75% तक आपको जो वो क्या करना है, पे करना है, ठीक है। और 15 मार्च तक जितना भी आपका एडवांस टैक्स बनता है वो आपको जो है वो 100% जो क्या करना है, पे करना है। लेकिन अगर एसएससी जो है वो सेक्शन, उसने सेक्शन 44AD को ऑप्ट किया हुआ है, मतलब जो उसने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट कर किया करा हुआ है, तो उसको 4 बार जो वो एडवांस टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सीधा ये बोल दिया कि 15 मार्च तक आप 100% एडवांस टैक्स जो भी आपका बनता है वो आप क्या कर देना, पे कर देना। अब इसके लिए हमने जो क्या पढ़ता है एप्लीकेबिलिटी, सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी के लिए सेक्शन 208 है, वो ये बोलता है कि अगर एसएससी जो है उसका एस्टिमेटेड इनकम के ऊपर जो टोटल टैक्सेबिलिटी अगर वो 10,000 से क्या है ज्यादा है तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल। किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, अगर कोई पर्सन जो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है और उसकी पीजीबीपी एक्ट से कोई इनकम नहीं है तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स प्रोविजन जो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया था कि डेट जो वो क्या 15 जून तक कम से कम कितना 15%, 15 सितंबर तक कम से कम कितना 45%, 15 दिसंबर तक कम से कम कितना 75% और 15 मार्च तक कम से कम जो है वो कितना 100% एडवांस टैक्स आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और अगर एसएससी ने ऑप्ट किया सेक्शन 44AD या ADA को, तो जितना भी एडवांस टैक्स बनता है, ठीक है, वो उसको मतलब 100% एडवांस टैक्स 15 मार्च तक उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका प्रीवियस ईयर है उसके 15 मार्च तक आपको पे करना पड़ेगा,
ठीक है। इसके बाद है 15 मार्च के बाद और 31 तारीख तक, मतलब 31 मार्च तक, 15 मार्च के बाद और 31 मार्च तक अगर कोई भी टैक्स फिर भी पे किया गया, ठीक है, वो भी एडवांस टैक्स की कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब फिर था आपका इंटरेस्ट फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर आपने सेक्शन 234 का कंप्लाई नहीं किया तो फिर इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट के 3 सेक्शन, सेक्शन 234A 234A जो क्या बोलता है, अगर आपको रिटर्न फाइल करना तो रिटर्न फाइल नहीं किया, लेट कर दिया, तो जितने भी महीने आप लेट करोगे ना, तो हर महीने का 1% के रेट से आपको जो क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। तो बोलता है अगर एसएससी फेल हो गया टू फाइल द आरओआई विद इन द ड्यू डेट, तो एसएससी को 1% पर मंथ के हिसाब से जो क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। फिर है 234 भी, ये क्या बोलता है, अगर आपने जो वो क्या किया, आपने डिफॉल्ट किया इन द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, मतलब आपने आपका जो भी एडवांस टैक्स बनता था उसका उससे आपने 90% से भी कम आपने पे किया, तो फिर जितना भी आपने कम पे किया, शॉर्टफॉल जो भी है ना, उसके ऊपर 1% पर मंथ के हिसाब से आपको जो टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। और फिर 234C जो है वो क्या बोलता है, अगर एसएससी ने जो है वो क्या किया, पहली इंस्टॉलमेंट 15% तक उसको पे करना था, लेकिन अगर उसने 15% तक पे नहीं किया, ठीक है, तो उसको जो है वो एडवांस टैक्स पे करना है। लेकिन अगर 12% तक भी कर दिया तो भी काम चल जाएगा। या 45% तक पे करना था, लेकिन उसने अगर 36% तक भी कर दिया तो 234C एप्लीकेबल नहीं होगा। या 75% करना है, 75 पे करना पड़ेगा, 100 करना है तो 100 पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये था कि 12% और 36% वाला, ये जरूर पढ़ के जाना। ठीक है ना। और अगर आपने एडीए को ऑप्ट किया हुआ है तो उस केस के अंदर आपके ऊपर जो है वो क्या, एक ही बार आपको पे करना है। कब तक, 15 मार्च तक। ठीक है ना। तो अगर आपने प्रेजेंटली टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है तो आपको 4 बार पे करने की जरूरत नहीं, एक ही बार आपको पे करना है, बस बात बन जाएगी। ठीक है। और फिर 244A ये है रिफंड पे। अब गवर्नमेंट अगर आपसे टैक्स मतलब लेट जो आपसे जो ब्याज लेगी वो लेगी 1% पर मंथ के हिसाब से, और जब गवर्नमेंट ने अगर आपको पैसा देना है और गवर्नमेंट उसमें अगर रिफंड पे करने में लेट हो रही है तो फिर गवर्नमेंट आपको जो रिफंड के ऊपर जो इंटरेस्ट देगी वो है 0.5%। ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ये सब था। इसके बाद है सेक्शन चैप्टर नंबर 21। चैप्टर 21 जो है वो आपका असेसमेंट प्रोसीजर का। हम जनरली क्या बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर में हम इनकम को कमाएंगे और इस पे टैक्स का पेमेंट कब करेंगे, असेसमेंट ईयर में। बट द क्वेश्चन इज असेसमेंट ईयर में कब करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अपने को पहले पढ़ना पड़ेगा असेसमेंट प्रोसीजर को। तो जनरली यहाँ पे ये बताया था कि अगर एसएससी है मान लो और वो नॉर्मल इंडिविजुअल है तो प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम कमाएगा उसमें टैक्स का पेमेंट करेगा असेसमेंट ईयर में। कब तक, 31 जुलाई तक। ठीक है ना। तो 31 जुलाई आरओआई फर्निशिंग डेट है, यहां तक आपको जो है वो टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, अब आओ पहले पढ़ते हैं असेसमेंट प्रोसीजर के बारे में। देखो असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम कंप्यूट करते हैं टोटल इनकम, खुद से टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे, उसके ऊपर टैक्स निकालेंगे और टैक्स का पेमेंट करेंगे। ठीक है, एवरी पर्सन जो जिसके लिए जरूरी है कि वो फाइल करेगा आरओआई शैल गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विद द इंडियन रेवेन्यू अथॉरिटी, और आपको जो एक सेपरेट आइडेंटिटी दी जाएगी जिसको बोलते हैं पेन, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, और फिर मैंडेटरी कोडिंग है फॉर द आधार नंबर भी आपको मैंडेटरी कोड करना पड़ेगा अपने आरओआई में, उसको डील करते हैं सेक्शन 139AA। अब यहां पे जो हम क्या बोलते हैं सेक्शन 140A बात करते हैं किसका, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का। तो एसएससी जो है वो आरओआई फाइल करेगा। आपने अपना टैक्स निकाल लिया, आपने पहले इनकम निकाली, डिडक्शन माइनस किया, ये आपकी टोटल इनकम आ गई, उसके ऊपर टैक्स निकाल लिया। सब कुछ करने के बाद जो आपका ये सेल्फ असेस टैक्स था ये आपको अब क्या करना, पे करना है। तो आपको ये पूरा का पूरा जो कंप्यूटेशन है वो आपको जो सरकार को बतानी पड़ेगी। ठीक है, और कब बताएंगे, तो उसके लिए कुछ डेट दे रखी है, पढ़ेंगे। सबसे पहले ये बता रखा है रिटर्न ऑफ इनकम। तो किस किस को रिटर्न फाइल करनी है, तो बोलता है कंपनी और फर्म को तो हमेशा रिटर्न फाइल करनी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको तो फाइल करनी है। पर्सन अदर देन कंपनी, तो उसके लिए क्या, अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्या ज्यादा है तो आपको फाइल करनी है। अब यहां पे क्या बोल रहा है, एवरी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचएफओ, एओपी, बीओईओ, एजेपीओ, अगर उसकी टोटल इनकम जो है प्रीवियस ईयर में विदाउट गिविंग इफेक्ट, मतलब इन ये डिडक्शन माइनस करने से पहले, कौन कौन सी, सेक्शन 54 की और चैप्टर 6 की और डिडक्शन 10A, 10B, 10BA, ये 3 डिडक्शन माइनस करने से पहले अगर उसकी टोटल इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपए से क्या ऊपर है तो फिर एक्सीड कर जाए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, तो उस केस में उसको जो आरओआई फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहां पे हमने जो क्या पढ़ा था कि प्रोविजो है पर्सन बीइंग ए रेजिडेंट एंड द ऑर्डर रेजिडेंट, और उसको जो रिटर्न फाइल नहीं करना, लेकिन अगर उसके नाम पे कोई भी आउटसाइड इंडिया कोई प्रॉपर्टी जिसका वो बेनिफिशियरी है तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, चाहे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से उसकी इनकम कम है, लेकिन क्योंकि विदेश में उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी पड़ी है जिसका वो बेनिफिशियरी ओनर है तो फिर उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमने यहां पे ये पढ़ा था अगर एक्चुअल ओनर क्या था कि अगर फोर्थ प्रोविजन के अंदर ये था अगर इनकम जो है वो एक्चुअल ओनर की इनकम में क्लब हो गई है तो उस केस के अंदर बेनिफिशियरी को जो रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है ना।
अब आइए देखते हैं आगे, मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम बाय द 13%। ये कुछ केसेस में तो आपको हर हाल में रिटर्न फाइल करना ही करना पड़ेगा। अगर आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करी है, ठीक है, मतलब अगर आपने जो वो बैंक के अंदर जो 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट जो डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, या आपने 2 लाख से ऊपर का खर्चा जो है वो कर दिया, फॉरेन घूमने गए थे, 2 लाख से ऊपर का कोई खर्चा जो है फॉरेन ट्रेवलिंग के ऊपर आप कराए, ठीक है, या अगर आपने जो है वो 1 लाख से ऊपर का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर आपका आ गया, तो इस केस में आपको जो है वो रिटर्न फाइल हर हाल में करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके बाद में है जी रिटर्न अगर आपको फाइल करने तो उसके लिए आपके पास जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा। वो फॉर्मेट जो प्रिस्क्राइब किया गया आईटीआर फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। इंडिविजुअल के केस में फॉर्म 1 है किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, ओके, जिसकी टोटल इनकम जो है वो कितनी है, अब तो 50 लाख रुपए तक है ना, ठीक है, और उसकी जो है इनकम फ्रॉम सैलरी से, इनकम हाउस प्रॉपर्टी, या लेकिन उसका पीजीबीपी हेड से कोई इनकम नहीं होनी चाहिए, तो वो फॉर्म 1 के अंदर जो है वो रिटर्न फाइल कर सकता है। इंडिविजुअल या एचओ फॉर्म 2 के अंदर जो है वो आएगा जिसकी पीजीबीपी हेड से इनकम नहीं है। इंडिविजुअल एचओ जिनकी पीजीबीपी हेड से इनकम है वो फॉर्म 3 के अंदर करेंगे। जिसने प्रेजेंटली टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट किया वो फॉर्म 4 के अंदर रिटर्न फाइल करेंगे। जो भी ऑल केसेस में कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी या ये लोग जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये करेंगे फॉर्म 5 के अंदर, ठीक है। कोई भी कंपनी, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन, ये करेंगे फॉर्म नंबर 6 के अंदर। ये फॉर्म 6 के अंदर है कंपनी के लिए। इसके अलावा जो भी लोग बच गए वो करेंगे फॉर्म नंबर 7 के अंदर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म दे रखे, यहां से ना मैचिंग का क्वेश्चन आता है कि फॉर्म 1 किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर्म 2 किसके लिए एप्लीकेबल है, थोड़ा देख लेना एक बार। तो कंपनी जो है वो रिटर्न फाइल करती है फॉर्म नंबर 6 के अंदर, ये थोड़ा देख लेना, ठीक है। और जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे मंदिर, मस्जिद, ट्रस्ट, ये सब जो ये करते हैं फॉर्म नंबर 7 के अंदर, ओके। अब ड्यू डेट, तो नॉर्मल केस में जो है वो ड्यू डेट जो है वो 31 जुलाई है। लेकिन अगर मान लो कंपनी की बात करें तो कंपनी के लिए जो ड्यू डेट है वो है क्या, 31 अक्टूबर। तो कंपनी को 31 अक्टूबर तक जो है वो रिटर्न फाइल करनी है। वहीं पे अगर कोई पार्टनर की बात करें, जो एक पर्सन जो एक फर्म के अंदर जो है वो क्या पार्टनर है, तो पार्टनर ऑफ ए फर्म जिसके अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर द एक्ट, या उसकी जो स्पाउस है वो भी अगर वो मान लो पार्टनर है, इधर प्रोविजन सेक्शन 5 अप्लाई होते हैं, तो इनको जो रिटर्न फाइल करनी है कब, 31 अक्टूबर तक, ठीक है ना। तो पार्टनर चाहे वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग, पहले कंडीशन ये थी कि वर्किंग पार्टनर, लेकिन अब क्या नॉन वर्किंग। तो अगर मान लो कोई पार्टनर जो है वो क्या चाहे वर्किंग है चाहे नॉन वर्किंग है, जिसके अकाउंट्स इज रिक्वायर्ड टू बी ऑडिट, जिसके अकाउंट्स ऑडिट होने हैं, तो उसको जो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा कब तक, 31 अक्टूबर तक, ठीक है। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। और इन केस ऑफ फर्म जिसके अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, तो लास्ट डेट जो रिटर्न फाइल करने का वो कितना है, 31 जुलाई तक। ये बात थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। कंपनी के लिए जो है वो है आपका वही 31 अक्टूबर तक। लेकिन अगर कोई एसएससी जो टीपीयू के प्रोविजन जिसके ऊपर एप्लीकेबल है, तो वो रिटर्न फाइल करेगा कब तक, 30 नवंबर तक। मतलब इंटरनेशनल टैक्सेशन वालों के लिए हमने टाइम पीरियड और बढ़ा दिया, और कब तक है, 30 नवंबर तक, ठीक है। कंसिक्वेंस क्या होंगे अगर आप आरओआई फाइल नहीं करोगे, तो सेक्शन 234A के अंदर आपको जो है 1% पर मंथ के हिसाब से जो है वो क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब पेनल्टी भी है, अगर मान लो कंपलसरी आपको जो है रिटर्न फाइल करना कंपलसरी था या नहीं था। अगर कंपलसरी नहीं था और रिटर्न फाइल नहीं किया तो कोई पेनल्टी नहीं है। अगर रिटर्न फाइल करना आपके लिए कंपलसरी था और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो फिर आगे बढ़ेंगे। आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम जो है अगर वो 5 लाख से फालतू नहीं, 5 लाख थी या उससे कम थी, 5 लाख से ज्यादा नहीं थी, तो पेनल्टी कितना, 1000 रुपए। और अगर 5 लाख से ऊपर है थी और आपको रिटर्न फाइल करना था और आपने नहीं किया, तो उस केस के अंदर जो है अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया 31 दिसंबर तक, पेनल्टी कितना, 5000, और रिटर्न फाइल नहीं किया 31 दिसंबर तक, तो पेनल्टी लगेगी कितना, 10,000, ठीक है। प्रोसिक्यूशन में क्या बोलते हैं, विलफुल, अगर आपने जानबूझ के जो है फेल हो गए टू फर्निश द आरओआई, तो फिर आपके ऊपर जो है वो सेक्शन 276 के अंदर प्रोसिक्यूशन जो है वो प्रोविजन भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। फिर वेरिफिकेशन, आपने रिटर्न फाइल कर दिया, रिटर्न फाइल करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, जिसमें आप बताओगे कि जो भी हमने इसमें इंफॉर्मेशन डाली है वो सब ट्रू है। तो कौन कौन करेगा, इंडिविजुअल के केस के अंदर जो है वो कौन करेगा, एसएससी करेगा। अगर वो नहीं है इंडिया के अंदर तो कोई ऑथराइज एजेंट करेगा। एचएफ के केस में जनरली करता करेगा, करता नहीं है तो एडल्ट मेंबर कर देगा। कंपनी के केस में जनरली नॉर्मल सिनेरियो में कौन करता है, एमडी। अगर वो नहीं है तो कोई और डायरेक्टर या ऑथराइज एजेंट ये सब करेंगे। पार्टनरशिप फर्म के केस में कौन करेगा, मैनेजिंग या डेसिग्नेटेड पार्टनर करेगा। अगर वो नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, कोई अदर पार्टनर जो वो कर देगा। लोकल अथॉरिटी केस में प्रिंसिपल ऑफिसर करता है। पॉलिटिकल पार्टी के केस में सीईओ। एओपी के केस में कोई भी मेंबर या प्रिंसिपल ऑफिसर या एनी अदर पर्सन के केस में एसएससी और एनी अदर ऑथराइज सिग्नेटरी, ये उसके ऊपर क्या करेंगे, साइन करेंगे। ओके, लॉस की रिटर्न, तो अगर आपको जो है मान लो अगर प्रीवियस ईयर के अंदर आपको जो है वो लॉस हो गया और लॉस को अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, लॉस हो गया पीजीबी पेड का और आप उसको जो है वो चाहते हो कि हम इसको आगे लेके जाए, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बिना रिटर्न फाइल करे आप लॉस को जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड
नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के केस में या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के केस में अगर आप जो है इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो अगर आपने रिटर्न जो है वो ड्यू डेट के बाद भी फाइल करी है तो भी आप इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। दूसरा बिलेटेड रिटर्न जो है वो क्या होती है, अगर ड्यू डेट तक आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसके बाद जो है वो आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। कब तक? एक जो असेसमेंट ईयर है उसकी 31 दिसंबर तक, तो उसको बोलेंगे क्या? बिलेटेड रिटर्न। रिवाइज रिटर्न, अगर आपने रिटर्न फाइल किया लेकिन उसके अंदर आपको बाद में लगा कोई गड़बड़ी है तो उस केस के अंदर जो है आप रिवाइज रिटर्न जो है वो भी फाइल कर सकते हो। ये कब तक कर सकते हो? 31 दिसंबर तक। फिर आपका डिफेक्टिव रिटर्न, अगर डिफेक्टिव रिटर्न का मतलब क्या होता है, अगर रिटर्न शैल बी कंसीडर्ड डिफेक्टिव अनलेस इट इज अकम्पनीड बाय द डॉक्यूमेंट मेंशन इन दिस सेक्शन, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? डिफेक्टिव। डिफेक्टिव रिटर्न के केस के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर है वो इंटीमेट करेगा डिफेक्ट असेसी को और बोलेगा कि भाई 15 दिन के अंदर इसको सही करके ले आइए। अगर असेसी ने उसको नहीं किया तो माना जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं करी है। स्क्रूटनी रिटर्न, ये क्या है? सेक्शन 143(3) आपको नोटिस सर्व किया गया, नोटिस के अंदर आपके आर्गुमेंट जाएंगे, फिर एओ जो है वो देखेगा कि अगर कोई रेलिवेंट मटेरियल गैदर करेगा उसके द्वारा एंड आल्सो द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द असेसी ऑन द बेसिस, एओ जो है वो क्या ऑर्डर देगा राइटिंग के अंदर, वो क्या करेगा? मेक एन असेसमेंट ऑफ द टोटल इनकम और लॉस बाय द असेसी एंड डिटरमाइन करेगा सम पेबल बाय द असेसी और रिफंड ड्यू टू हिम। अपने हिसाब से क्या कर लेगा? जांच पड़ताल कर लेगा। इसके बाद बेस्ट जजमेंट, अगर असेसी जो है वो रिटर्न फाइल करने में लेट हो गया या बिलेटेड रिटर्न फाइल करने में या रिवाइज रिटर्न फाइल करने में क्या हो गया? फेल हो गया, या उसको जो है वो एओ ने बोला था भाई रिटर्न फाइल करो, उसने नहीं किया, या जो उसको डायरेक्शन दिया गया था कि आपको अपने अकाउंट ऑडिट करना है उसने वो भी नहीं किया, या स्क्रूटनी असेसमेंट उसको जो है वो क्या दिया गया था? उसको ऑर्डर दिया गया और उसने वो नहीं करवाया। तो इस केस के अंदर जो है हमने बोला भाई रिटर्न फाइल करो, वो नहीं कर रहा, तो अब यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर जो है वो क्या करेगा? एक्स पार्टी असेसमेंट कर देगा, जिसको बोलते हैं हम लोग बेस्ट जजमेंट, ठीक है। तो बेस्ट मतलब वो अपने हिसाब से जो वो असेसी का इनकम कंप्यूट करेगा, उस पर टैक्स निकालेगा और फिर ऑर्डर पास कर देगा भैया इतना पैसा हम आपसे क्या करते हैं? ड्यू करते हैं। इसको बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जिसको डील करते हैं सेक्शन 144, ठीक है। और जब भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेंगे तो उससे पहले अपने को असेसी को एक बार शो कॉज नोटिस जो वो देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद फिर इनकम अथॉरिटी सबसे टॉप पे तो सीबीडीटी, इसके बाद आता है डीजीआईटी, ठीक है। उसके नीचे आएगा आपका डीआईटी जो प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ द इनकम टैक्स, फिर आपका सीआईटी हो गया एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, फिर आपका जेआईटी हो गया, उसके नीचे डीसीआईटी हो गया, फिर एसीआईटी हो गया, फिर नीचे आईटीओ, फिर नीचे टीआरओ जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर, उसके नीचे इंस्पेक्टर, ओके। नोटिस के बाद यहाँ पे सेक्शन 142(1) का या 143(1) का जो नोटिस है वो कैसे जाएगा? इलेक्ट्रॉनिकली। अब फेसलेस वो सिस्टम जो है वो ले आए हैं जिसके थ्रू जो है वो क्या कि अब धांधली को खत्म करना है, तो अब जो नोटिस जाते हैं वो कैसे जाएंगे? इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। तो नोटिस क्या होगा? अगर आपने आरओए फाइल नहीं किया तो नोटिस आएगा कि भैया रिटर्न फाइल करो, और अगर रिटर्न फाइल कर रखा है तो नोटिस ये आ सकता है कि आपको बुक्स अकाउंट्स में जो है वो पेश करो, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो एओ को लगता है कि जरूरी है वो आपसे जो मांग सकता है, ओके। अगर आप नहीं दोगे तो एओ खुद क्या करेगा? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आपके खिलाफ कर देगा और पेनल्टी भी लगा सकता है, 10,000 की तो पेनल्टी लगेगी और प्रोसिक्यूशन जो है वो भी स्टार्ट हो सकता है, 1 साल तक की सजा या फाइन आपको जो है हर साल मतलब डेली के बेस पे फाइन, और साथ में सर्च एंड सीजर का जो है वो भी ऑर्डर आपके लिए पारित कर सकता है, ओके। ये नोटिस का थोड़ा देख लेना। अच्छा, फेसलेस असेसमेंट का पीएम मोदी जी ने जो है 2020 के अंदर जो है पीएम ऑफ द इंडिया ने लॉन्च किया ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म 13 अगस्त 2020 को फॉर फेसलेस असेसमेंट अपील एंड द टैक्स पेयर चार्टर। मोटो जो था हमारा वो क्या था? मैक्सिमम गवर्नेंस चाहते विद द मिनिमम गवर्नमेंट। अपील का प्रोविजन जो है वो क्या क्या है? सबसे पहले रिटर्न फाइल किया, रिटर्न फाइल करके अगर एओ जो है वो आपके रिटर्न से सेटिस्फाई नहीं, उसने स्क्रूटनी असेसमेंट किया, फिर उसने अपना ऑर्डर पास कर दिया। अगर आप ऑर्डर से सेटिस्फाई हो फिर तो बात ही खत्म, ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप इसको चैलेंज करोगे अपील में। अपील पहले जाएगी का सीआईटी को, कब जाएगी? 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर। फिर अगले अपील जाएगी आईटीएटी, उससे आगे हाई कोर्ट, उससे आगे सुप्रीम कोर्ट। वैसे तो आईटीएटी का डिसीजन फाइनल होता है अगर आपके केस में क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपकी अपील जो है वो हाई कोर्ट को जाएगी, ओके। और अगर हाई कोर्ट को लगेगा कोई मुद्दा जिसके ऊपर हाई कोर्ट को लगता है कि यार इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए, तो वो आगे जो है वो आपके केस को आगे सुप्रीम कोर्ट को भी रेफर कर सकता है। तो ये प्रोसीजर होता है, सबसे पहले सीआईटी, फिर आईटीएटी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, ओके जी सर। लो जी, ये हो गया आपके आज के हमारे 6-7 चैप्टर जो हमने रिवाइज करने थे वो हमने कर लिए। अब बाकी के चैप्टर करते हैं, वो करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा अच्छा कमेंट करना, कोई कमी लगी है वो भी बताना, ओके। बाकी दिसंबर के लिए ऑनलाइन बैच हमने स्टार्ट कर दिया। अगर दिसंबर 2024 में आपने एग्जाम देना है तो उसके लिए आप हमारा ऑनलाइन बैच ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट, उनका जो है वो कंप्लीट कोर्स अवेलेबल होगा। कोर्स के अंदर क्या क्या मिलेगा? एक तो सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, प्लस पूरा स्टडी में हार्ड कॉपी में, जैसे अभी इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, ये हमारा इनकम टैक्स का बुक है,
इस तरीके से आपको जो 20 किताबें मिलेंगी, 10 पेपर 1 का, 10 पेपर 2 का, प्लस हर यूनिट का रिवीजन वीडियो लाइक दिस, और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज वो सब आपको मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी अब अगले संडे तक, आज संडे है, अब नेक्स्ट संडे तक हम लोग जो है वो रेगुलर कुछ बढ़िया बढ़िया टॉपिक की रिवीजन वीडियोस और एमसीक्यूज में डालूंगा, उनको जरूर करके जाना, एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। ओके जी सर, चलो एक बार ये करो, बाकी टॉपिक करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।